अब जो हम लोग क्लास करने वाले हैं वो हमारा क्लास 4 नंबर, यानी जो हमारा चौथा अध्याय है। कौन सा है? बायोलॉजिकल, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट, यानी पौधे का जैविक वर्गीकरण जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 4 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हमने जो है 3 चैप्टरों को पढ़ लिया है, जिसमें हमने थ्योरी के साथ साथ ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी किए हैं। ठीक है, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, जिससे थ्योरी जो है पूरा कंप्लीट ही हो जाता है। तो इस क्लास में जो हम लोग करेंगे क्लास 4 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट को। तो बीते 3.5 अरब वर्ष के दौरान पृथ्वी पर लाखों सजीव की जातियां विकसित हुई, और इतनी बड़ी संख्या में पाए जाने वाले सजीव की जातियां को एक एक करके अध्ययन करना क्या था? संभव नहीं है। यानी बीते 3.5 अरब वर्ष के दौरान, यानी इतने वर्षों में बहुत सारी जातियां जो है विकसित हुई। बहुत सारी जातियां, इतनी सारी जातियां कि सभी जातियों का जो है एक एक करके अध्ययन करना संभव नहीं था। जीवों को विविधता के अध्ययन के आसान बनाने हेतु उसे समानताओं और असमानताओं के आधार पर विभिन्न समूह में बांटते हैं, और यह प्रक्रिया वर्गीकरण कहलाता है। यानी तो क्या किया गया कि जो जीव एक समान थे, ठीक है, तो एक समानता और असमानता के आधार पर जो है दो भागों में बांटा गया, वर्गीकरण किया गया जीवों को। ठीक है, समानता और असमानता, यानी एक समान जीव वाले के गुण को अलग रखा गया कैटेगरी में, और अलग समान वाले गुण को अलग कैटेगरी में रखा गया। तो ऐसे जो है बांटा गया जीवों को। उसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? क्लासिफिकेशन, यानी वर्गीकरण कहा जाता है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिनमें जीवों का व्यवस्थित तरीके से वर्गीकरण किया जाता है, उसी को क्या कहा जाता है? टैक्सोनॉमी, यानी वर्गीकी कहा जाता है। तो देखिए, ये जो सवाल है आपसे प्रश्न पूछेगा, क्योंकि एग्जामिनर पूछता है वर्गीकी के बारे में। ठीक है, अंग्रेजी में ये टैक्सोनॉमी याद रखना है कि वर्गीकी होता क्या है। पूछता है सीधे ही प्रश्न कि वर्गीकी में किसका अध्ययन किया जाता है, यानी टैक्सोनॉमी में किसका अध्ययन करते हैं। तो याद रखना है कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम जीवों की व्यवस्थित तरीके से वर्गीकृत किया जाता है, यानी जीवों को जो है बांटा गया है, यानी जीवों के बारे में पढ़ना रहता है वर्गीकी में, यानी टैक्सोनॉमी में। नेक्स्ट है कि जीव विज्ञान में वर्गीकी की स्थापना का श्रेय कैरोलस लिनियस को जाता है। उन्हें हम वर्गीकी के जनक भी कहते हैं। लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी में, किसमें? सिस्टेमा जो है, इन्होंने अपनी एक किताब लिखी जिसका नाम है सिस्टेमा नेचुरी में सर्वप्रथम वर्गीकीकरण के रूप रेखा प्रस्तुत किया था। तो सबसे पहले सवाल क्या बनेगा इसे, कि हम जीवों के वर्गीकरण को जो है हम पढ़ते हैं किसमें? तो वर्गीकी में पढ़ते हैं, टेक्सोनोमी में पढ़ते हैं। ठीक है, तो सवाल यह है कि आखिर जीव विज्ञान में वर्गीकी की स्थापना किया किसने? तो इसका जो श्रेय जाता है कैरोलस लिनियस को जाता है। ठीक है, तो याद रखना है, सीधे आपसे सवाल पूछ सकता है कि वर्गीकी के जनक कौन है, यानी टैक्सोनॉमी के फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किन्हें कहा जाता है? तो याद रखना है कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है कैरोलस लिनियस को कहा जाता है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। तो सबसे पहले दो प्रश्न हमसे इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा, क्या कि जीव विज्ञान की वो कौन सी शाखा है जिसमें जीवों को वर्गीकरण किया जाता है? तो वर्गीकी, जिसे हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। फिर पूछेगा कि आखिर वर्गीकी किया किसने सबसे पहले, इसका स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो कैरोलस लिनियस का नाम याद रखना है। इन्हें वर्गीकी के जनक के रूप में भी जाना जाता है। सीधा प्रश्न यही पूछता है कि वर्गीकी के पिता कौन है, यानी टैक्सोनॉमी के फादर कौन है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है? तो कैरोलस लिनियस है। ठीक है, लिनियस की एक किताब भी है जिसका नाम है सिस्टेमा नेचुरा। ठीक है, ये भी सीधा प्रश्न पूछ जाएगा कि सिस्टेमा जो नेचुरे है वो किसकी पुस्तक है? सिस्टेमा नेचर। तो सिस्टेमा नेचर जो है वो कैरोलस लिनियस की बुक है। ठीक है, इसी बुक में उन्होंने जो है जंतुओं को, यानी वर्गीकरण के रूप में इन्होंने बांटा है जीवों को। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि कैरोलस लिनियस जो है, इन्होंने समस्त जीवों को दो समूह में बांटा था, और ये समूह थे पौधे जगत और जंतु जगत। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था कि पूरे कैरोलस लिनियस साहब ने क्या किया कि जीवों को दो समूह में बांटा था। कितने समूह में बांटा था? इन्होंने दो समूह में बांटा था। ठीक है, कौन कौन समूह बांटा था? एक तो इन्होंने पौधे जगत का नाम दिया, और इन्होंने एक जंतु जगत का नाम दिया, यानी इन्होंने जीवों को दो जगत में बांटा। एक पौधे जगत को, यानी पौधे वाले श्रेणी को अलग रखा इन्होंने, और जंतु श्रेणी में जो आते हैं उन्हें अलग रखा। ठीक है,
तो याद रखना है कि इन्होंने जो है कितने समूह में बांटा था, तो दो समूह में, पौधा जगत यानी प्लांट किंगडम, और जंतु जगत बोले तो एनिमल किंगडम, यानी सभी जानवरों को एक साइड रख दिया और सभी पेड़ पौधे वाले जीवों को एक साइड रख दिया। हम सभी जानते हैं कि पेड़ पौधा भी क्या है, सजीव ही है जानवर की तरह। फिर क्या किया लिनियस साहब ने कि लिनियस को द्विजगत वर्गीकरण कुछ ही समय तक अपनाई जाती रही, परंतु जैसे ही जीवाणु, प्रोटोजोआ, कवक आदि जीवों का पता चला, लिनियस का वर्गीकरण जो है अपर्याप्त सिद्ध हो गया। यानी देखिए, जब लिनियस साहब, कैरोलस लिनियस साहब वर्गीकरण किए थे जंतुओं को, जीवों को, तो उन्होंने दो भाग में किया था, एक तो पौधा जगत और एक जंतु जगत। तो उस समय उतना डेवलप नहीं हो पाया था माइक्रोस्कोप से लेकर ये सब, ताकि जो है और मतलब जीवाणुओं के बारे में पता चल सके। जैसे और है बहुत सारे जीव, ठीक है, कौन कौन है, जैसे अगर बात करें, जीवाणु भी क्या है, सजीव ही है, प्रोटोजोआ, कवक, ठीक है। तो इन सब के बारे में उन्हें ज्ञान ही नहीं था, ठीक है। और जिसके बारे में हमें ज्ञान ही नहीं रहेगा तो उसको हम क्या कैसे डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो उन्होंने जो देखा उसके अनुरूप उन्होंने डिवाइड किया। क्या क्या डिवाइड किया, तो पौधा, पेड़ पौधा को देखा तो उन्होंने दोनों को अलग अलग श्रेणी में रखा। लेकिन जैसे ही आगे समय में क्या हुआ कि जैसे ही जीवाणु की खोज हुई, प्रोटोजोआ का पता चला, कवक का पता चला, ठीक है, जैसे जीवाणु का पता चला, प्रोटोजोआ का पता चला, कवक का पता चला, तब क्या हुआ कि तब जो लिनियस का जो वर्गीकरण रहा, ये जो इन्होंने जो वर्गीकरण सिद्धांत दिया था, इनका जो क्या हो गया, फेल हो गया, यानी अपर्याप्त सिद्ध हो गया। क्योंकि इन्होंने तो दो ही जगत में बांटा था, कौन कौन, पौधा जगत और जंतु जगत, और बाकी जीवाणु, प्रोटोजोआ और कवक उसमें रखा ही नहीं था इसमें, क्योंकि ये सभी तो अलग अलग श्रेणी में आते हैं। तो इसलिए इनका जो है रूल फेल हो गया। वर्तमान में क्या है, तो वर्तमान में सबसे मान्य वर्गीकरण आर एच विक्टर का 5 जगत वर्गीकरण है, और आर एच विक्टर जो विक्टर है उनका 5 जगत वर्गीकरण निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित है। तो सबसे पहले अगर बात करें वर्तमान में, तो जो वर्तमान में मान्य वर्गीकरण है, पहले माना जाता था कैरोलस लिनियस का वर्गीकरण, जब तक जो है जीवाणु, प्रोटोजोआ और कवक का पता नहीं था। लेकिन जैसे ही जीवाणु, प्रोटोजोआ और कवक का पता चला तो तीन तो और जुट गए। तब विटकर साहब एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था आर एच विक्टर, याद न करना है, ठीक है। इन्होंने 5 जगत वर्गीकरण दिया, ठीक है, कितने, 5 जगत वर्गीकरण। तो सीधा सवाल पूछता है कि 5 जगत जो है वर्गीकरण किसने दिया था, तो विटकर ने, ठीक है, आर एच विक्टर ने। 5 में जीवाणु, पौधे जगत, जंतु जगत तो है ही है, बाकी 3 और जुट गए, जीवाणु, प्रोटोजोआ और कवक, ठीक है। तो आर एच जो विक्टर थे उन्होंने 5 जगत वर्गीकरण जो है दिए थे। उनके कुछ सिद्धांत भी हैं, कैसे दिए थे, तो देखिए इन्होंने जो दिए थे कुछ सिद्धांत पे दिए थे। जैसे क्या क्या सिद्धांत रहा था, पोषण के विधि पे दिए थे इन्होंने, कोशिका के प्रकार पर दिए थे, कोशिका की संख्या पर दिए थे, और विकसित जो है विकासीय संबंध पर इन्होंने दिया था। इन्होंने किया कि क्या जीव में स्वपोषण होता है या विषम पोषण होता है, यानी पोषण की विधि क्या होता है, जैसे पेड़ पौधे में जो होता है वो क्या होता है, पेड़ पौधे जो होते हैं अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, तो इसलिए उसे स्वयं पोषण कहा जाता है। विषम पोषण, जो भोजन स्वयं नहीं बना पाते, दूसरे पास रहते हैं, उसे विषम पोषण कहा जाता है, ठीक है। तो पोषण के विधि के अनुसार इन्होंने बांटा। कोशिका के प्रकार के रूप में भी देखा, जैसे एक कोशिका प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है और यूकैरियोटिक कोशिका होती है, तो ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक वालों को अलग रखा, यूकैरियोटिक वालों को अलग रखा, ठीक है। फिर कोशिका की संख्या पे उन्होंने बांटा, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीयों की संख्या पर, एक कोशिकीय जीव को अलग रखा, बहुकोशिकीयों को अलग रखा, ठीक है। विकासीय संबंध में भी इन्होंने बांटा, विकास के क्रम में विभिन्न जीव पर, विकास के क्रम में विभिन्न जीव आपस में किस प्रकार जुड़े हैं उससे रिलेटेड भी इन्होंने देखा और बांटा। आर एच विक्टर के वर्गीकरण में 5 जगत तथा उनकी विशेषताएं भी निम्न है। अब 5 जो किंगडम आर एच विक्टर ने दिया था वो कौन कौन दिया था, ठीक है। तो देखिए उन्हीं में इन्होंने नाम चेंज कर लिया था, ठीक है। कैसे, देखिए मोनेरा किंगडम, इन्होंने क्या क्या नाम दिया, एक तो मोनेरा, ठीक है, प्रोटिस्टा किंगडम यानी मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत, फंगी जगत, ठीक है, क्या नाम दिया था इन्होंने, फंगी जगत, फंगी जगत, ठीक है। प्लांटी यानी पेड़ पौधे में प्लांट से आपको दिख रहा होगा। और फिर हमारा था एनिमेलिया किंगडम, ठीक है। तो इन 5 जगत प्रणाली जो किसने दिया था, तो विटकर साहब ने दिया था, याद रखना ये पॉइंट, ठीक है। 5 जगत प्रणाली किसने दिया था,
तो विटकर साहब ने दिया था, और दो जगत प्रणाली था, जंतु जगत और पादप जगत, किसने दिया था? कैरोलस लिनियस ने दिया था। ठीक है, और सिस्टेमा नेचर बुक भी किसका है? तो कैरोलस लिनियस का ही है। अब देखिए क्या है मेरे भाई, कि मोनेरा किंगडम के बारे में हम देख रहे हैं। तो देखिए मोनेरा जो है किंगडम, इस जगत के जीव सूक्ष्मदर्शी होते हैं तथा प्रोक्रिएटिक कोशिका के बने होते हैं, और इन जीवों में अलैंगिक जो है प्रजनन होता है। तो देखिए इसमें क्या हुआ था कि मोनेरा किंगडम में इस जगत के जीव जो होते हैं सूक्ष्मदर्शी होते हैं, यानी सूक्ष्म एकदम छोटे छोटे होते हैं मोनेरा में। ठीक है, तथा कैसे होते हैं? प्रोक्रिएटिक कोशिका के बने होते हैं, और इन जीवों में अलैंगिक प्रजनन होता है। पोषण में दृष्टि से इस जगत के विभिन्न सूक्ष्म जीवों में स्वपोषण तथा परपोषण भी होता है। इस जगत में बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया तथा एक्टिनोमाइसिटीज को रखा गया है। तो हमने मोनेरा में देखा, क्या क्या देखा? तो सबसे पहले मोनेरा की बात करें तो मोनेरा जो होते हैं वो कैसे होते हैं? सूक्ष्मदर्शी जीव होते हैं। कैसे जीव होते हैं? तो सूक्ष्मदर्शी जो है जीव होते हैं। ये भी याद रखना है कि मोनेरा जो होते हैं वो सूक्ष्मदर्शी जीव होते हैं। सूक्ष्मदर्शी जीव होते हैं मोनेरा। मोनेरा सूक्ष्मदर्शी जीव होते हैं, और किस कोशिका के होते हैं? तो प्रोक्रिएटिक कोशिका के होते हैं। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। सूक्ष्म जीव तो होते ही हैं, और प्रोक्रिएटिक कोशिका के बने होते हैं। और इन जीवों में जो होता है प्रजनन कैसा होता है? तो ये भी याद रखना है कि प्रजनन जो होता है अलैंगिक प्रजनन होता है, और पोषण के दृष्टि से इन जगत में विभिन्न सूक्ष्म जीवों को स्वपोषण तथा परपोषण होता है। यानी इसमें जो है भोजन ये खुद से भी तैयार करते हैं और दूसरे पर भी आश्रित होते हैं। ठीक है, तो इनका जो भोजन तैयार करने का सिस्टम है, स्वपोषण भी होते हैं और परपोषण भी होते हैं। और इस जगत में कौन कौन आते हैं? तो याद रखना है कि बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, बैक्टीरिया हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया, और एक्टिनोमाइसिटीज को रखा गया है इस जगत में, मोनेरा जगत में। तो जो भी सवाल बनेंगे उन सभी को देखेंगे। सबसे पहले मोनेरा से पूछेगा कि कैसे होते हैं, तो इसके जीव जो होते हैं वो सूक्ष्मदर्शी होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं। किस कोशिका के बने होते हैं, ये भी सवाल आपसे पूछा जाएगा। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका के बने होते हैं मोनेरा। ठीक है, फिर मोनेरा के बारे में पूछेगा कि लैंगिक जनन होते हैं, प्रजनन करते हैं कि अलैंगिक? तो याद रखना है कि मोनेरा जो होते हैं वो अलैंगिक प्रजनन करते हैं। ठीक है, और पोषण की अगर दृष्टि से बात करें तो मोनेरा जो है कैसा है, इसका पोषण कैसा है? पर पोषण है, स्वपोषण है, खुद से भोजन तैयार करता है या दूसरे पर भी आश्रित रहता है। ये सेल्फ भी स्वपोषण भी है। ठीक है, और ये जो है परपोषण भी है। तो याद रखना मोनेरा जो है स्वपोषण के साथ साथ परपोषण भी है। और मोनेरा के अंतर्गत कौन कौन सा आता है? एग्जाम्पल में बैक्टीरिया मोनेरा जगत के अंतर्गत ही आता है, मोनेरा किंगडम के अंतर्गत ही आता है। साइनोबैक्टीरिया हो गया, ये भी मोनेरा के अंतर्गत आता है। और एक्टिनोमाइसिटीज जो हो गया ये भी मोनेरा के अंतर्गत आता है। तो कितने सारे सवाल बने, हमने सभी को जो है ग्रीन से हाईलाइट कर दिया। ठीक है, और साथ में हम पिछली कक्षाओं में जो है रिवीजन नहीं करते थे। ठीक है, इस कक्षा से हम क्या करेंगे कि रिवीजन भी करते चलेंगे। ठीक है, जैसे पूरा पढ़ा देने के बाद आपको लास्ट में जो है फास्ट रिवीजन भी करा दिया जाएगा, ताकि आपको अच्छी तरह से याद हो जाए। नेक्स्ट है हमारा कि प्रोटिस्टा किंगडम जो है इस जगत में एक कोशिकीय और यूकैरियोटिक कोशिका जो होते हैं वाले सूक्ष्म जीव को रखा गया। यानी जो है अगर बात करते हैं इसमें प्रोटिस्टा में, मोनेरा में हमने देख लिया, इसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका के बने होते हैं, लेकिन प्रोटिस्टा जो होते हैं प्रोटिस्टा वाले एक कोशिकीय तथा यूकैरियोटिक कोशिका वाले सूक्ष्म जीव होते हैं। कैसे कैसे होते हैं? एक कोशिकीय तथा यूकैरियोटिक कोशिका वाले सूक्ष्म जीव को रखा गया है इसमें। मोनेरा जगत के समान इस जगत के विभिन्न सूक्ष्म जीवों में स्वपोषण तथा परपोषण की विधि द्वारा पोषण होता है। यानी अगर हम बात करें इसमें भी तो स्वपोषण भी होता है और परपोषण विधि से इसमें जो है पोषण करता है ये प्रोटिस्टा किंगडम के जीव। ठीक है, और इस जगत की अगर बात करें तो इस जगत के जीवों में लैंगिक और अलैंगिक दोनों ही प्रकार के प्रजनन पाए जाते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट याद है कि प्रोटिस्टा में कैसे, तो लैंगिक और अलैंगिक जो है दोनों प्रकार के प्रजनन पाए जाते हैं। और अगर बात करें इसके एग्जाम्पल में कौन कौन आते हैं, तो देखिए हम बात करते हैं जैसे प्रोटोजोआ, यूग्लिना, एकोस्की शैवाल तथा स्लाइम मोल्ड इस जगत के प्रमुख जीव हैं। तो इस जगत के जो है प्रमुख जीव को भी याद रखना है कौन कौन है। प्रोटोजोआ है,
यूग्लिना है और एक कोशिकीय शैवाल है और स्लाइम मोल्ड है। ठीक है, इस जगत के प्रमुख जीव है। तो जो भी प्रश्न बनेगा उन सभी को जो हम लोग देखेंगे। मोनेरा में हमने देखा, प्रोटिस्टा में भी हम लोग देख लेते हैं। तो प्रोटिस्टा में क्या है, सबसे पहले जो प्रोटिस्टा किंगडम के जो जीव होते हैं वो एक कोशिकीय होते हैं और यूकेरियोटिक होते हैं। ठीक है, और मोनेरा के केवल यूकेरियोटिक कोशिका के बने होते हैं। ठीक है, और इसमें एक कोशिकीय तथा यूकेरियोटिक कोशिका के बने होते हैं। ठीक है, और मोनेरा जगत के समान जो होता है, इस जगत के विभिन्न सूक्ष्म जीवों में स्वपोषण तथा क्या होता है, पर पोषण के विधि भी होता है। ठीक है, माने इसमें पोषण कैसे करता है प्रोटिस्टा जगत के जीव, तो स्वपोषण और परपोषण दोनों विधि से करता है। इसमें जो होता है मोनेरा में अलैंगिक प्रजनन होता है, लेकिन प्रोटिस्टा वाले में लैंगिक और अलैंगिक दोनों ही प्रकार से प्रजनन पाए जाते हैं। और इसमें जो है प्रोटोजोआ, यूग्लिना, एक कोशिकीय शैवाल तथा स्लाइम मोल्ड इस जगत के प्रमुख जीव हैं। अब जो हम लोग नेक्स्ट देखेंगे वो है फंगी। ठीक है, तो फंगी किंगडम में इस जगत में कवक या फफूंद को रखा गया है। इसमें किसको रखा गया है, कवक और फफूंद को रखा गया है। और एक कोशिकीय भी होते हैं तथा बहुकोशिकीय भी होते हैं। कवक में क्लोरोफिल नहीं होने के कारण इसमें स्वपोषण नहीं होता है। और इस जगत में जीवों में प्रजनन कायिक, अलैंगिक तथा लैंगिक तीनों तरह से होता है। और सभी कवक यूकेरियोटिक कोशिका के बने होते हैं। तो सबसे पहले सवाल इसमें क्या बना, सबसे पहले बना कि फंगी में कौन कौन आते हैं, तो कवक और फफूंद को रखा गया है फंगी में। ठीक है, कवक और फफूंद को रखा गया है फंगी में, याद रखना है। फिर ये कैसे होते हैं, तो सबसे पहले बता दें कि ये जो होते हैं एक कोशिकीय भी होते हैं, एक कोशिकीय भी होते हैं और बहुकोशिकीय भी, यानी यूनिसेलुलर भी होते हैं, मल्टी सेलुलर भी होते हैं, यानी एक कोशिकीय के साथ साथ बहुकोशिकीय भी होते हैं। और देखिए जो कवक फफूंद में होता है, आपने देखा होगा मशरूम। ठीक है, मशरूम क्या होता है, व्हाइट व्हाइट आपको दिखेगा, तो उसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। ठीक है, लेकिन है तो पादप ही। ठीक है, पादप की तरह ही वो है मतलब, लेकिन वो फंगी है। तो उसमें क्या होता है, स्वपोषण नहीं होता, यानी खुद से वो भोजन नहीं बनाता है। ठीक है, तो उसमें जब जिसमें क्लोरोफिल ही नहीं होगा, क्लोरोफिल ही नहीं होगा, क्या है क्लोरोफिल ही नहीं होगा, तो उसमें क्या स्वपोषण करेगा, तो स्वपोषण क्या करेगा, नहीं स्वपोषण करेगा। और इस जगत में जीवों में प्रजनन, यानी जो हरे भरी होती है पत्तियां जिसकी, ठीक है, वही जो है स्वपोषण विधि से अपना भोजन तैयार करता है, याद रखना है। ठीक है, और इस जगत में जीवों में प्रजनन जो होता है कैसे होता है, तो इसमें तीन प्रकार से प्रजनन होता है, तीनों प्रकार के प्रजनन याद रखना है। एक तो कायिक प्रजनन होता है, अलैंगिक प्रजनन होता है और लैंगिक, तीनों तरह से होता है। मोनेरा में सिर्फ अलैंगिक होता था, प्रोटिस्टा में लैंगिक अलैंगिक दोनों, और फंगी में तीनों प्रकार से होता है जनन। ठीक है, और इसमें जो सभी कवक है वो यूकेरियोटिक कोशिका के बने होते हैं। इसमें सभी जीव कैसे, सभी कवक किसके बने होते हैं, तो यूकेरियोटिक कोशिका के बने होते हैं। तो हमने जो है जो जो प्रश्न होगा हम फिर से रिवीजन कर लेंगे, तो आप परेशान मत होइएगा। और बाकी जो भी डाउट होगा ऑब्जेक्टिव करने के बाद सारा डाउट जो है क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है प्लांट किंगडम। आइए जानते हैं प्लांट किंगडम के बारे में। तो देखिए प्लांट किंगडम के बारे में बात करें, प्लांट से आपको नाम पता चल रहा होगा, इस जगत में सभी बहुकोशिकीय पौधे को रखा गया है। और सभी जो पौधे हैं यूकेरियोटिक कोशिका के बने होते हैं तथा इसमें प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो है क्या होता है, स्वपोषण की विधि संपन्न होती है। यानी ये सभी जो है प्लांटिक किंगडम वाले, वो सभी जो है पेड़ पौधे अपना स्वपोषण विधि से भोजन बनाते हैं, क्योंकि सब में जो है क्लोरोफिल मौजूद होता है। तो सबसे पहले सवाल क्या बनता है इसमें कि ये बहुकोशिकीय पौधे होते, कैसे होते हैं प्लांट किंगडम में, बहुकोशिकीय होते हैं। और बहुकोशिकीय तो यूकेरियोटिक होगा, बहुकोशिकीय तो क्या होगा, यूकेरियोटिक होगा, तो यानी यूकेरियोटिक भी होते हैं, यूकेरियोटिक कोशिका के बने होते हैं। और इसमें जो है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या होता है, पोषण की विधि संपन्न होती है। यानी स्वपोषण की विधि, प्रकाश संश्लेषण द्वारा क्या होता है, इसमें स्वपोषण होता है। अब जो हम लोग देखेंगे एनिमल किंगडम के बारे में। ठीक है, एनिमल किंगडम अगर हम देख लेते हैं, तो एनिमल किंगडम की अगर बात करें तो इस जगत के अंतर्गत प्रोटोजोआ वर्ग को छोड़कर पृथ्वी पर के समस्त जंतु आते हैं। और सभी जंतु यूकेरियोटिक कोशिका के बने होते हैं जिनमें पर पोषण होता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि इस जगत के अंतर्गत प्रोटोजोआ वर्ग को छोड़कर, किसको, प्रोटोजोआ वर्ग को छोड़ दीजिए। ठीक है, प्रोटोजोआ वर्ग को छोड़कर पृथ्वी पर के समस्त जंतु, पृथ्वी पर के जितने भी जंतु हैं वो सभी जंतु किस में आते हैं,
तो यूकोरियोटिक कोशिका के बने होते हैं, यानी जो एनिमल किंगडम में है वो किसके बने होते हैं, तो यूकोरियोटिक कोशिका के बने होते हैं। और इनमें कैसी होती है, तो परपोषण विधि से होता है भोजन, ये भी याद रखना, यानी दूसरे पे आश्रित रहता है। नेक्स्ट है कि जीवों में वर्गीकरण की अगर जगत की बात करें तो देखिए जीवों में वर्गीकरण के जगत जो है सबसे बड़ी कोटि है, यानी सबसे बड़ी जो है कैटेगरी होती है। तो जीवों में वर्गीकरण में जो है जगत सबसे बड़ी जो है कैटेगरी है। वर्गीकरण में जो है जीवों को समानता तथा असमानता के आधार पर विभिन्न कोटि में विभक्त करते हैं। सभी कोटि जो है क्रमबद्ध तरीके से एक दूसरे से संबंधित होते हैं, जिसे हम टेक्सोनॉमिक अनुक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं, टेक्सोनॉमिक अनुक्रम हम कहते हैं, जिसे हम टेक्सोनॉमी अनुक्रम यानी टेक्सोनॉमी हायरार्ची जो है कहते हैं, जो निम्न है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होता है स्पीसीज, स्पीसीज से फिर जेनस, जेनस के बाद फैमिली, फैमिली के बाद ऑर्डर, फिर उसके बाद डिवीजन या फिर उसके बाद जो किंगडम होता है। तो सबसे पहले जाति, फिर वंश, फिर कुल, फिर गण, फिर उसके बाद जो है भागों में बांटा जाता है डिवीजन, फिर उसके बाद किंगडम आता है। बात करते हैं कुल जो है 5 जगत में लगभग 1.8 मिलियन से अधिक पौधे और जंतु की जातियां समाहित है। वर्गीकरण की आधारभूत एवं मूलभूत इकाई जाति है। तो सबसे पहले सवाल आपसे बनेगा कि जो वर्गीकरण का आधार और जो मूलभूत इकाई होती है वो क्या होती है, स्पीसीज होती है। ठीक है, किसी को जो है बांटा जाता है तो किसके आधार पर, जाति के आधार पर बांटा जाता है। और कुल 5 जगत में लगभग जो कितने मिलियन से अधिक पौधे आते हैं, तो हमने बताया रखा है कि इसमें जो है कुल 1.8 मिलियन जो है पौधे आते हैं 5 जगत प्रणाली। अब जो हम लोग देखने वाले हैं द्विनाम पद्धति सिद्धांत, यानी बायनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो बायनोमियल नोमेनक्लेचर में हम देखते हैं क्या क्या देखेंगे, देखते हैं। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है थोड़ा सा है, नोट डाउन याद रखना है। ठीक है, नोट डाउन करने की आवश्यकता नहीं है। द्विपद नाम पद्धति यानी बायनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो इसमें क्या है कि एक ही जंतु या पौधे के नाम विभिन्न भाषा में विभिन्न देशों में अलग अलग होता है। हम सभी जानते हैं कि एक ही जंतु है और एक ही पौधा है, तो उसका जो नाम है अलग अलग भाषा में अलग अलग देश में अलग अलग होता है, जिसके कारण जंतु या पौधे को, जिसके कारण क्या होता है, जंतु या पौधे को विश्व के सभी भागों में पहचानना क्या होता है, मुश्किल होता है। यानी एक ही जंतु या पौधे के नाम विभिन्न भाषा में विभिन्न देश में अलग अलग होता है। ठीक है, जिसके कारण जंतु या पौधे को विश्व के सभी भागों में पहचानना क्या होता है, मुश्किल होता है। नामों में विविधता की स्थिति से बचने के लिए वैज्ञानिकों ने प्रत्येक जीव का एक मानक नाम दिया है। तो उस मानक नाम को वैज्ञानिक जिसे क्या कहा जाता है, वैज्ञानिक नाम कहा जाता है। एक जीव का वैज्ञानिक नाम पूरे विश्व में एक समान रहता है, और एक जीव का वैज्ञानिक नाम पूरे विश्व में एक समान रहता है। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं कि अलग अलग जीवों का नाम, जैसे बंदर को हम इंडिया में बंदर कहते हैं, ठीक है, इंग्लैंड में मंकी कहा जाता है, तो अलग अलग देशों में उसको अलग अलग नामों से भी पुकारा जाता है। ठीक है, जैसे तो उसी प्रकार जैसे अगर हम बैगन को, अगर उत्तर भारतीय लोग कुछ और बोलते हैं, दक्षिण भारत के लोग कुछ और बोलते हैं, तो मतलब एक का कहने का मतलब एक ही नाम है। ठीक है, एक ही वस्तु है और उसका जो है अलग अलग देशों में या अलग अलग राज्यों में उसका नाम अलग अलग। ठीक है, तो उसके लिए क्या किया गया कि एक पद्धति अपनाई गई जिसका नाम है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर यानी द्विनाम पद्धति सिद्धांत। इस पद्धति के अनुसार क्या किया गया कि एक वस्तु या एक जीव है तो उसका एक ही नाम होना चाहिए पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, द्विनाम पद्धति कहते हैं। और ये कैसे बनता है, तो देखिए जीवों के वैज्ञानिक नाम लिखने हेतु जिस पद्धति का उपयोग होता है उसे हम क्या कहते हैं, द्विनाम पद्धति कहते हैं। द्विनाम पद्धति में किसी जीव का वैज्ञानिक नाम 2 शब्दों से मिलकर बनाया जाता है, जिससे पहला शब्द वंशीय नाम जेनरिक नेम तथा दूसरी शब्द जो होता है स्पेसिफिक नेम कहलाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो द्विनाम पद्धति में किसी जीव का वैज्ञानिक नाम जो है 2 शब्द से मिलकर बनता है।
ठीक है। एक शब्द है वंश, ठीक है, एक वंश नाम किस वंश का है, और दूसरा होता है जिसे जेनरिक नेम, और एक दूसरा होता है जातीय नाम, ठीक है, किस जाति का है, किस कुल का है, यानी स्पेसिफिक नेम। तो कहने का मतलब है कि वंशीय और जातीय नाम से जो है एक द्विनाम पद्धति जो है वैज्ञानिक नाम का विकास होता है। और वैज्ञानिक नाम में वंश का नाम बड़े अक्षर में और जाति का नाम छोटे अक्षर में लिखा जाता है। तो देखिए जो वंश होता है, जैसे अगर आप एग्जाम्पल में सरसों का देखिए, सरसों का वैज्ञानिक नाम है ब्रासिका कंपेस्ट्री, ठीक है, कंपेस्ट्री। तो इसमें ब्रासिका जो है क्या है, तो ब्रासिका जो है वंश है, ठीक है, और जो कंपेस्ट्री है वो क्या है, जाति है। तो इसमें जो ब्रासिका लिखा हुआ है, इसमें वंश में जो कैपिटल में क्या लिखा हुआ है, बी, ठीक है, बी कैपिटल में हमारा लिखा हुआ है। तो क्योंकि जो आगे वाला नाम होता है, तो आपको समझना है कि जो भी नाम बड़े अक्षरों में लिखा होगा, सबसे पहला लेटर कैपिटल है तो वो वंश का नाम लिखा हुआ है, और जो लास्ट वाला होता है कंपेस्ट्री, छोटे वाले को जातीय नाम में लिखा जाता है, इन स्पेसिफिक नेम में। तो किसी भी वैज्ञानिक नाम में जो है पहचानना है कि कौन से जो है वंश का है और किस जाति का है, ठीक है। तो सरसों में अगर देखिए ब्रासिका कंपेस्ट्री में, तो ब्रासिका जो है वंश है और कंपेस्ट्री क्या है, कुल है या जाति है। सबसे पहले स्वीडन के वनस्पति वैज्ञानिक कैरोलस लिनियस ने द्विनाम पद्धति को उपयोग में लाना प्रारंभ किया, उन्होंने ही लैटिन तथा ग्रीक शब्दों का उपयोग कर वैज्ञानिक नाम लिखने की परंपरा की शुरुआत की थी। तो ये परंपरा की शुरुआत किसने की थी, वैज्ञानिक नाम, तो याद रखना है स्वीडन के वैज्ञानिक थे। कहाँ के वैज्ञानिक थे, स्वीडन के वैज्ञानिक थे, याद रखना है स्वीडन के वनस्पति वैज्ञानिक जिनका नाम था कैरोलस लिनियस, इन्होंने ही द्विनाम पद्धति को दिया था, ठीक है, सबसे पहले इन्होंने ही प्रयोग किया था। और दो भाषा लैटिन और ग्रीक शब्दों का जो इन्होंने उपयोग किया था, ठीक है। कैरोलस लिनियस को आधुनिक वनस्पति शास्त्र के पिता भी कहा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम याद रखना है, कैरोलस लिनियस को आधुनिक वनस्पति शास्त्र का पिता भी कहा जाता है। अब हम देख लेते हैं प्रमुख पौधे का वनस्पति नाम, ठीक है, यानी प्रमुख पौधे का वनस्पति नाम एवं वैज्ञानिक नाम हम जो है देखने वाले। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रमुख पौधे के वनस्पति नाम में। तो सबसे पहले हमारा क्या है, पहला हमारा है सरसों, ठीक है। सरसों को क्या कहा जाता है, तो ब्रासिका कंपेस्ट्री कहा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो हम इसे ग्रीन से ही करते हैं। तो सरसों का वैज्ञानिक नाम है ब्रासिका कंपेस्ट्री, जिसमें ब्रासिका क्या है, तो ब्रासिका जो है इनमें वंश है और कंपेस्ट्री इसमें क्या है, जाति है, ठीक है। उसी प्रकार देखिए धान का नाम है ओरिजा, ऑर्जिया मतलब ऑरेजा जो है सटीवा, जिसमें ऑरेजिया जो है क्या है, वंश है, और सटीवा जो है क्या है, स्मॉल में है तो वो जाति है। तो ऐसे ही याद रखना है। गेहूं का ये सभी वैज्ञानिक नाम ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि जो है एग्जामों में ये इसका जो है पूछे जाते हैं। देखिए गेहूं का क्या होता है वैज्ञानिक नाम, तो ट्रिटिकम स्टीवम होता है। गुलाब का क्या होता है, रोजा चाइनेसिस होता है, ठीक है। और मनुष्य का हेमोसैपियंस या सैपियस भी बोल सकते हैं, होमोसैम्पियस भी कहा जाता है। तो मनुष्य का क्या होता है, होमोसैम्पियस, ठीक है। आम का मैग्नीफेरा इंडिका होता है। लीची का लीची जो है चिनेसिस होता है, लीची चिनेसिस याद रखना है, लीची का लीची चिनेसिस, इसको तो ऑप्शन से आप टिक कर लीजिएगा। देखिए सूर्यमुखी का क्या होता है, हेलियंथुस एनोस होता है, हेलियंथुस एनोस होता है सूर्यमुखी का वैज्ञानिक नाम। और आलू का क्या होता है, सोलेनम ट्यूबरसियम, ठीक है। और अमरूद का वैज्ञानिक नाम सोडियम गुआजवा होता है, गुआजवा अमरूद का वैज्ञानिक नाम होता है सोडियम गुआजवा, ठीक है। गुआजवा यानी गुआवा पता होगा। उसी प्रकार हम देखेंगे प्रमुख कीट भक्षी के जो है वैज्ञानिक नाम, ठीक है। कीट भक्षी के वैज्ञानिक नाम अगर हम देखें तो देखिए घटपर्णी जो पीचर होता है उसका वैज्ञानिक नाम निम्फेसिस खासियाना है, ठीक है। संडीव का वैज्ञानिक नाम क्या है, ड्रोसेरा है। ब्लैड वर्ड का वैज्ञानिक नाम क्या है, यूट्रिकुलेरी है, ठीक है, कुलेरिया है। और वेनस फ्लाई ट्रैप का क्या है, तो वेनस फ्लाई ट्रैप का जो वैज्ञानिक नाम है डायनोसिया मसिपुला है, ठीक है। और सासानिया का वैज्ञानिक नाम क्या है, नेप्थांसिस जो है खासियाना। नेक्स्ट हमारा है बटर वर्ड्स का वैज्ञानिक नाम क्या है, पिंग्यूकुला है। और कोबर लिली का जो वैज्ञानिक नाम है डार्लिंग टोनिया है। अब हम लोग देखते हैं प्रमुख मोटा अनाज एवं उनके वैज्ञानिक नाम, ठीक है। मोटा अनाज और उनके भी वैज्ञानिक नाम देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहला हमारा क्या है मोटा अनाज में, पहला है मक्का। मक्का का है जीमेज, वैज्ञानिक नाम होता है जीमेज। कड़ुआ जो रागी जिसे कहा जाता है उसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, एलायुसिन कोराकाना, ठीक है। ज्वार का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो सोरघम वल्गियर। और बाजरा का वैज्ञानिक नाम है पेनिसेटम ग्वालकम। नेक्स्ट हमारा है
वैज्ञानिक नाम है। प्रमुख औषधीय पौधा और उनके वैज्ञानिक नाम। औषधीय पौधा में अगर हम देखें तो देखिए भटकटया जो कंटेली होती है उसका वैज्ञानिक नाम है सोलेनम जेंथोकार्पम। अश्वगंधा का वैज्ञानिक नाम जो है क्लियोम विस्कोसा। और ब्रजदंती का वैज्ञानिक नाम जो है ब्लेरिया जो है पायोनाइटिस, ब्लेरिया जो है प्रायोनाइटिस इसका वैज्ञानिक नाम होता है। अब हम देखते हैं पादप जगत का वर्गीकरण, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम, यानी पादप जगत का वर्गीकरण। तो देखिए सबसे पहले किसने पादप जो है, तो सबसे पहले किसने, सर्वप्रथम आइकलर ने पादप जगत को दो उपवर्गों में बांटा था। किसने सबसे पहले, तो याद रखना कि सबसे पहले जो है आइकलर ने, किसने, आइकलर ने पादप जगत को दो उपवर्गों में बांटा था। कौन कौन, तो देखिए पहला है क्रिप्टोगेम्स, ठीक है, और दूसरा है फेनेरोगेम्स। यानी पादप जगत को भी दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो पादप जगत को दो भागों में किसने बांटा था, यानी पेड़ पौधों को भी दो भागों में बांटा गया है। तो किसने बांटा था, तो आइकलर ने बांटा था, ठीक है। कौन कौन, क्रिप्टोगेम्स और फेनेरोगेम्स। क्रिप्टोगेम्स क्या है, फेनेरोगेम्स क्या है, हम समझते हैं, आइए। तो देखिए इसके अंतर्गत वे पौधे आते हैं जिनमें फूल तथा बीज नहीं होते हैं, ठीक है। और इस उपजगत में तीन फाइलम में विभाजित किया जाता है। और ये जो है कौन कौन है, थैलोफाइटा हो गया, ठीक है, थेलोफाइटा हो गया, ब्रायोफाइटा हो गया, ठीक है। याद रखना थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा ये सभी जो है क्रिप्टोगेम्स में आते हैं। तो सबसे पहले तो यही समझना है कि आखिर क्रिप्टोगेम्स होता क्या है। तो देखिए क्रिप्टोगेम्स में क्या होता है कि जिसमें फूल और बीज क्या होते हैं, नहीं होते हैं। फूल और बीज क्या होते हैं, नहीं होते, उसे हम क्या कहते हैं, क्रिप्टोगेम्स। यानी वैसे पौधे जिसमें ना तो फूल होता है और ना ही बीज होता है, ना फूल होगा ना बीज होगा। तो ऐसे जो है पौधे को हम क्रिप्टोगेम्स कहते हैं। और इसमें कौन कौन आते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर पूछेगा तो थैलोफाइटा क्रिप्टोगेम्स में आते हैं, ब्रायोफाइटा ये भी क्रिप्टोगेम्स जगत में आते हैं, और टेरिडोफाइटा ये भी पादप जगत जो है। तो याद रखना है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा यानी सभी फाइटा जो है क्रिप्टोगेम्स में आता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है फेनेरोगेम्स। तो फेनेरोगेम्स की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत वे पौधे आते हैं जिनमें फूल तथा बीज पाए जाते हैं। और इस उपजगत को दो भागों में बांटा गया है जिसे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म कहा जाता है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है कि इसे फेनोरोगेम्स में क्या होता है कि फूल और बीज को जिसमें पाया जाता है उसे हम फेनोरोगेम्स कहते हैं। फेनोरोगेम्स में क्या होता है कि फूल और बीज पाए जाते हैं। क्रिप्टोगेम्स में क्या है कि फूल और बीज नहीं पाए जाते, याद रखना है, ठीक है। क्रिप्टोगेम्स में फूल और बीज नहीं पाए जाते हैं, फेनेरो में फूल और बीज पाए जाते हैं। फॉल लिखा हुआ है, फॉल से फूल और जो है बीज पाए जाएंगे। और क्रिप्टो जो है गेम्स में, उसमें क्रिप्टो गेम्स में नहीं पाए जाते हैं फूल और बीज, याद रखना है, ठीक है। और इसमें क्रिप्टो गैस में तीन जो है फाइलम में विभाजित किया गया, कौन कौन, थैलोफाइटा हो गया, ब्रायोफाइटा हो गया और टेरिडोफाइटा, ये तीनों क्रिप्टो गेम्स में आते हैं, ठीक है। यानी क्रिप्टो गेम्स वाले जो है फाइट चलाते हैं, याद रखना, फाइट करते हैं कौन, क्रिप्टो गेम्स वाले पौधे, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। फेनोरो गेम्स में बीज और फूल पाए जाते हैं, कौन कौन इसके अंतर्गत आता है, तो सबसे पहले फेनेरो गेम्स को भी दो उपवर्गों में बांटा गया है, कौन कौन है, याद रखना है कि जिम्नोस्पर्म है और एंजियोस्पर्म है, ठीक है। तो इस उपजगत को दो भागों में बांटा गया, यानी फेनेरो गेम्स को भी दो भागों में बांटा गया है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ठीक है। अब जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म देख लेते हैं कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म क्या है। तो देखिए जिम्नोस्पर्म की बात करें तो थैलोफाइटा के अंतर्गत वैसे पौधे आते हैं जिनमें जड़, तना, पत्ती का अभाव रहता है तथा इसमें संवहन ऊतक यानी जाइलम फ्लेम नहीं पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, थैलोफाइटा के बारे में, ठीक है। थैलोफाइटा क्या है, तो थैलोफाइटा जो है क्रिप्टोगेम्स का उदाहरण है। थैलोफाइटा किसका है, क्रिप्टोगेम्स का उदाहरण है। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। तो सबसे पहले हम क्रिप्टोगेम्स के अंतर्गत जो तीन आते हैं उनको हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए थैलोफाइटा में क्या होता है कि थैलोफाइटा के अंतर्गत वैसे पौधे आते हैं जिनमें जड़, तना, पत्ती का अभाव रहता है। ना तो इसमें जड़ होता है थैलोफाइटा में, न तना होता है, न पत्ती होता है, इसका क्या होता है, अभाव रहता है। और इनमें जो है संवहन ऊतक जाइलम फ्लेम नहीं पाया जाता है। इसमें क्या है, न जाइलम पाए जाते हैं और ना ही फ्लोएम पाए जाते हैं, याद रखना है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है कि थैलोफाइटा समूह के प्रमुख पौधे हैं। तो थैलोफाइटा समूह के पौधे कौन कौन है, एक तो सवाल है और लाइकेन, ये दोनों दोनों जो है सवाल और लाइकेन थैलोफाइटा समूह के पौधे हैं। आपने देखा होगा सवाल और लाइकन को, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि सभी पौधे
क्लोरोफिल युक्त स्वपोषी क्लोरोफिल युक्त स्वपोषी और प्रायः जलीय यानी मीठा जल, समुद्री जल और नम स्थानों में उगते हैं। प्रजनन इसमें प्रायः अलैंगिक विधि द्वारा बीजाणुओं के माध्यम से होता है, यानी इसमें जो प्रजनन होता है वो कैसे होता है, तो अलैंगिक विधि द्वारा जो है बीजाणुओं यानी स्पोर्नागिया के माध्यम से होता है। शैवाल जो होता है एक कोशिकीय होता है और बहुकोशिकीय भी होता है। जो शैवाल होता है वो क्या होता है, एक कोशिकीय भी होता है और बहुकोशिकीय भी होता है। और एक कोशिकीय शैवाल मोनेरा जगत में है तो या प्रोटिस्टा जगत में है, यानी जो एक कोशिकीय शैवाल है या तो मोनेरा जगत में है या तो प्रोटिस्टा जगत में है। बहुकोशिकीय शैवाल के 3 वर्ग होते हैं। कौन कौन होते हैं बहुकोशिकीय के, तो क्लोरोफाइसी हरा शैवाल होता है, फियोफाइसी भूरा शैवाल होता है और रोडोफाइसी लाल शैवाल होता है। ठीक है, और शैवाल जो होते हैं या तो शैवाल जो होते हैं एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों होते हैं, ये भी याद रखना है। और एक कोशिकीय शैवाल मोनेरा जगत में या प्रोटिस्टा जगत में दोनों में रह सकते हैं। ठीक है, और बहुकोशिकीय शैवाल के कितने, एक कोशिकीय के दो में रहते हैं, मोनेरा और प्रोटिस्टा में, और बहुकोशिकीय शैवाल के 3 वर्ग हैं। कौन कौन है, क्लोरोफाइसी खरा शैवाल होता है, एक आपको भूरा शैवाल दिखेगा यानी फियोफाइसी, और एक होता है रोडोफाइसी जो लाल शैवाल भी दिखेगा। अब शैवाल के हम कुछ महत्व भी देख लेते हैं, इसके कुछ आर्थिक फायदे भी हैं। आर्थिक महत्व क्या है देखिए, क्लोरेला शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष यात्री भोजन एवं ऑक्सीजन प्राप्त करने हेतु करता है। यानी क्लोरेला जो शैवाल होता है उसका प्रयोग कौन करता है, तो अंतरिक्ष यात्री भोजन और जो है ऑक्सीजन के लिए करते हैं। किस शैवाल का, तो क्लोरेला शैवाल का उपयोग करते हैं वो लोग। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, और क्लोरेला में जो है कितना 50% तक प्रोटीन होता है, और क्लोरेला शैवाल से क्लोरीन नामक एंटीबायोटिक भी तैयार होता है। यानी कहने का मतलब इसमें जल कितना होता है, तो क्लोरेला में जो है 50% तक प्रोटीन होता है। कितना प्रोटीन होता है, 50%, यानी आधा जो है प्रोटीन होता है। और क्लोरेला शैवाल से क्लोरीन नामक जो है एंटीबायोटिक भी तैयार होता है, यानी इससे जो है क्या तैयार होता है, क्लोरीन नामक जो है एंटीबायोटिक भी तैयार होता है। नेक्स्ट हमारा है ग्रासलेरिया। ग्रासलेरिया क्या है, तो देखिए ग्रासलेरिया जेलेडियम और कॉन्ड्रस जैसे लाल शैवाल से अगर प्राप्त होता है, यानी ग्रेसलेरिया हो गया है, जेलेडियम हो गया, कॉन्ड्रस हो गया, जैसे लाल शैवाल से प्राप्त होता है। और अगर का प्रयोग जो होता है, जैसे अगर प्राप्त होता है उसी से। ठीक है, और अगर का जो प्रयोग होता है वो बेकरी व्यवसाय, मिठाई, दंत मंजन, दवा निर्माण तथा कृत्रिम वृद्धि माध्यम बनाने में किया जाता है। ग्रेसलेरिया, जेलेडियम, कॉन्ड्रस जैसे लाल शैवाल का। ठीक है, तो आपको लाल शैवाल के बारे में पूछेगा कि लाल शैवाल जो है कौन कौन है, तो याद रखना है ग्रेसलेरिया हो गया, ग्रेसिलेरिया, जेलिडियम और कॉन्ड्रस, ये सभी जो है लाल शैवाल है। और लाल शैवाल का जो इस्तेमाल होता है वो किस में करते हैं, बेकरी में, यानी जो खाने बनाने वाला व्यवसाय में, मिठाई में, दंत मंजन में भी जो होता है ये लाल शैवाल ही होता है। और निर्माण तथा कृत्रिम वृद्धि माध्यम बनाने में किया जाता है। और क्लोरेला जो सवाल है उसका अंतरिक्ष यात्री भोजन और ऑक्सीजन प्राप्त करने में करते हैं। तो ये भी आपसे पूछेगा कि किस सवाल का जो उपयोग है अंतरिक्ष यात्री भोजन और ऑक्सीजन प्राप्त करने में करते हैं, तो याद रखना है क्लोरेला सवाल का। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है कि लेमनेरिया सवाल से आयोडीन निकाला जाता है, और सवाल में आयोडीन आयोडाइज के रूप में रहता है। और लेमनेरिया सवाल से सोडियम लेमिनेरेट सल्फेट प्राप्त होता है जो खून को जमने से रोकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट भी इसमें है, क्या है कि सबसे पहले अगर हम बात करें तो देखिए लेमनेरिया जो होता है, लेमनेरिया सवाल से क्या प्राप्त होता है, आयोडीन निकाला जाता है। और सवाल में आयोडीन जो है आयोडीन आयोडाइड के रूप में रहता है। और लेमनेरिया सवाल में सोडियम लेमिनेरेट सल्फेट प्राप्त होता है जो खून को जमने में जो है रोकता है। तो बताना है कि किस सवाल में जो है खून को जमने से रोकता है, कौन सा सवाल, तो याद रखना है लेमनेरिया सवाल है। ठीक है, क्योंकि उसमें सोडियम लेमिनेरियन सल्फेट होता है और इसी से प्राप्त होता है सोडियम लेमिनेरिन सल्फेट, और ये जो है खून को जमने से रोकता है। ठीक है, खून जमता है तो क्या होता है, हार्ट अटैक आता है खून जमने के कारण ही। ठीक है, तो सोडियम लेमिनेरिन सल्फेट जो है मदद करता है इसमें खून को थक्का को जमने से। नेक्स्ट है कि जापान, मलेशिया और चीन, इंडोनेशिया में पोरकाइफा सवाल अत्यधिक प्रिय भोजन है। यानी वहाँ के जो लोग हैं, जापान के लोग, मलेशिया के लोग और चीन के लोग, इंडोनेशिया के लोग जो है पेरीफायरा सवाल, ठीक है, पोरफायरा सवाल जो है अत्यधिक प्रिय भोजन है। उनका एक सवाल भी है जिस सवाल का नाम है पोरफायरा। ठीक है, और जापान और मलेशिया, चीन, इंडोनेशिया इसका ज़्यादा जो है सेवन करते हैं, जिसके कारण जो है जापान के लोग, यहाँ के लोग जो है ज़्यादा दिन तक जीवित रहते हैं।
नेक्स्ट हमारा है कि भूरे सवाल को समुद्री घास कहा जाता है। जो भूरा सवाल होता है उसको समुद्री घास कहा जाता है। भूरे सवाल को क्या कहा जाता है? समुद्री घास। कौन सा होता है? तो भूरा सवाल को समुद्री घास कहा जाता है, याद रखना है, ठीक है। समुद्री घास का उपयोग पशु चारे में, मुर्गिया के चारे में किया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट है कि एल्जिनिक एसिड समुद्री शैवाल से निकाला जाता है। इसका उपयोग रबर उद्योग में लेटेक्स के उपचार में किया जाता है। तो देखिए लेटेक्स के उपचार में जो प्रयोग किया जाता है किसका? एल्जेनिक एसिड, जो समुद्री शैवाल से ही निकाला जाता है। तो समुद्री शैवाल को निकाला जाता है किससे? समुद्री शैवाल को निकाला जाता है, जो एल्जेनिक एसिड होता है वो समुद्री शैवाल से निकाला जाता है और इसका उपयोग जो है रबर उद्योग में लेटेक्स के उपचार में किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है कि शैवाल तालाबों, जलाशय में इतनी तेजी से वृद्धि करने लगता है कि अन्य जीवों की स्थिति के समक्ष खतरा उत्पन्न हो जाता है और बरसात के समय जमीन पर फिसलन वाली हरा परत शैवाल ही बनाता है। और जो बरसात के समय क्या होता है? जमीन पर फिसलन वाला हरा शैवाल ही बनाता है। नेक्स्ट है पश्चिम काई जिसे कहते हैं, ठीक है। प्रसिद्ध लाल सागर का रंग लाल शैवाल के कारण होता है। अब लाल सागर में जो लाल रंग होता है वो लाल शैवाल के कारण नहीं होता है, और लाल शैवाल इस सागर के ऊपरी भागों को आच्छादित करके रखा हुआ है। और लाल शैवाल जो है इस सागर के ऊपरी भागों को क्या करके रखा है? आच्छादित करके रखा हुआ है। अब आइए जानते हैं नील हरित शैवाल के बारे में, ठीक है। नील हरित शैवाल के बारे में तो देखिए साइनोबैक्टीरिया का नया नाम नील हरित शैवाल है और इस शैवाल का इस्तेमाल जैव उर्वरक बनाने में होता है और ये मनोरा जगत के प्रोकैरियोटिक जीव है। तो याद रखना है कि जो साइनोबैक्टीरिया का नया नाम क्या है? तो साइनोबैक्टीरिया का नया नाम जो है वो क्या है? नील हरित शैवाल। और इस शैवाल का जो इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? तो इस शैवाल का इस्तेमाल जो हम करते हैं जैव उर्वरक बनाने में होता है और यह जो है मोनेरा जगत के प्रोकैरियोटिक जीव है। किसका है? तो मोनेरा जगत का जो है प्रोकैरियोटिक जीव है। आइए अब समझते हैं लाइकेन के बारे में कि आखिर लाइकेन क्या है। तो देखिए लाइकेन दो जीवों के बीच की सहजीवी संबंध के कारण अस्तित्व में आता है और ये दो जीव है कवक और शैवाल। यानी ये किसकी कौन कौन से जीव के अंतर्गत आता है? तो कवक और शैवाल। यानी लाइकेन दो जीव के बीच का सहजीवी संबंध के कारण जो है अस्तित्व में आता है और किसके किसके बीच में? तो कवक और शैवाल के बीच में। कवक तथा शैवाल के बीच की सहजीवी संबंध को हम क्या कहते हैं? तो हेलोटिज्म कहते हैं। तो सीधे सवाल पूछा जाएगा कि हेलोटिज्म क्या है? हेलोटिज्म, ठीक है। तो हेलोटिज्म का मतलब आपको पता होना चाहिए कि हेलोटिज्म जो है कवक तथा शैवाल के बीच के सहजीवी संबंध को ही हेलोटिज्म कहा जाता है। लाइकेन जो है चट्टानों पर, पेड़ के तनों पर तथा जमीन पर धब्बों के रूप में रहता है तथा अत्यंत जो है कड़े होते हैं। लाइकेन की कवक अवयव जल तथा खनिज पदार्थ अवशोषित कर शैवाल को दे देता है तथा बदले में शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन तैयार कर कवक को दे देता है। कुछ महत्व भी है लाइकेन के। लाइकेन के क्या महत्व है? तो देखिए लाइकेन विपरीत परिस्थितियों वाले वातावरण में उगकर पारिस्थितिकी तंत्र को प्रारंभ करता है और लाइकेन वायु प्रदूषण के सूचक के रूप में भी काम करता है। यानी वायु प्रदूषण के सूचक के तौर पर भी काम करता है लाइकेन। परमिलिया लाइकेन से मिर्गी रोग के उपचार हेतु औषधि तैयार किया जाता है। यानी एक जो है परमिलिया लाइकेन, ठीक है। परमिलिया लाइकेन बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि जिसे मिर्गी आता है उसके उपचार के लिए जो है इससे ही औषधि तैयार किया जाता है, परमिलिया लाइकेन से। नेक्स्ट हमारा कि रोसेला लाइकेन से लिटमस पत्र तैयार किया जाता है और जो लिटमस तैयार किया जाता है वो किस लाइकेन से? तो रोसेला लाइकेन से लिटमस तैयार किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इंडो कार्बन लाइकेन का प्रयोग जापान के लोग सब्जी के रूप में भी करते हैं और इंडो जो है कार्बन लाइकेन का रूप इंडो कार्बन लाइकेन का जो है प्रयोग जापान के लोग सब्जी के रूप में भी करते हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं ब्रायोफाइटा के बारे में। तो ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आने वाले पौधे को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है और क्योंकि इस समुदाय के पौधे जमीन पर पाए जाते हैं परंतु निषेचन हेतु पानी की आवश्यकता होती है। पौधे का आकार थैलस के समान होता है परंतु वास्तविक तना तथा पत्ती जैसी संरचना होती है परंतु वास्तविक जड़ का अभाव रहता है। पौधे में जड़ जैसी संरचना होती है जिसे हम मूलाभास कहते हैं। पौधे में संवहन उत्तक जाइलम फ्लोएम का अभाव होता है और पौधे के लैंगिक अंग बहुकोशिकी होते हैं और नर जनन अंग को पुंधानी तथा स्त्री जनन अंग को जो है स्त्रीधानी कहते हैं। अगर प्रमुख पौधा की बात करें तो मॉस, मार्केसिया, रिक्सिया और बारबियोला और एंथोसिरम जो है ये प्रमुख पौधा होता है इसका। मांस तथा जो लिवरवट है वो ब्रायोफाइटा समुदाय के चर्चित पौधे समूह होते हैं। तो ब्रायोफाइटा क्या है? तो देखिए ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आने वाले पौधे को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। यानी जो ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आते हैं वो पादप जगत में उभयचर के रूप में जाना जाता है।
क्यों? क्योंकि इस समुदाय के पौधे जो होते हैं ना जमीन पर पाए जाते हैं, परंतु निषेचन हेतु पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, जमीन पर पाए जाते हैं लेकिन इसे निषेचन के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। पौधे का आकार जो होता है थैलेस के समान होता है, परंतु वास्तविक तना तथा पत्ती जैसी संरचना होती है इसमें ब्रायोफाइटा में, परंतु वास्तविक जड़ का अभाव रहता है, इसमें जो है जड़ नहीं रहता है। पौधे में जड़ जैसी संरचना होती है जिसे मूलाभास कहते हैं, यानी इस पौधे में जो है ब्रायोफाइटा के पौधे में जो जल जैसी संरचना होती है उसे क्या कहा जाता है? मूलाभास कहते हैं। ठीक है, जड़ जैसी संरचना को क्या कहा जाता है? मूलाभार यानी रिजोइड्स कहते हैं। पौधे में संवहन ऊतक यानी जाइलम और फ्लोएम का अभाव होता है, इसमें जो क्या होता है जाइलम और फ्लोएम का अभाव होता है, नहीं होता है। और पौधे के लैंगिक अंग जो होते हैं कैसे होते हैं? तो लैंगिक अंग जो होते हैं बहुकोशिकीय होते हैं। और नर जनन अंग को पुंधानी तथा जो नर जनन अंग है उसको क्या कहा जाता है? याद रखना है, नर जनन अंग को जो है पुंधानी कहा जाता है तथा स्त्री अंग को जो है स्त्रीधानी कहते हैं। प्रमुख पौधा में मॉस यानी फ्यूनेरिया, मार्केसिया, रिक्सिया ये सभी जो है ब्रायोफाइटा के पौधे हैं। याद रखना है ब्रायोफाइटा में कौन कौन? प्यूनेरिया, मार्केसिया, मॉस मार्केसिया जिसे प्यूनेरिया भी कहा जाता है। ठीक है, रिक्सिया हो गया, बारब्यूला हो गया, एंथोसिरस हो गया। ठीक है, ये सभी जो ब्रायोफाइटा समूह के पौधे हैं। नेक्स्ट है कि मॉस तथा लिवरवर्ट ब्रायोफाइटा समुदाय के जो है चर्चित पौधे हैं, मॉस और लिवरवर्ट। ठीक है, ये आपने नाम भी सुना होगा, मॉस और लिवरवर्ट ये जो है ब्रायोफाइटा समुदाय के चर्चित पौधे हैं। अब ब्रायोफाइटा के हम समझ लेते हैं कि महत्व क्या है आखिर। ठीक है, इसके कुछ फायदे भी हैं। तो देखिए, मॉस स्तनधारी चिड़िया तथा अन्य जानवरों के भोजन के रूप में ये काम करता है। जो मॉस जो होता है, मॉस स्तनधारी चिड़िया तथा अन्य जानवरों के भोजन के रूप में भी काम करता है। स्फेगनस मॉस जिसे पीट मॉस भी कहा जाता है, स्फेगनस मॉस को जो है पीट मॉस भी कहा जाता है, जो जल में अवशोषण तथा अवशोषित जल को संग्रह करने की अधिक क्षमता होती है और इसलिए इन्हें नर्सरी में पैकिंग मटेरियल के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है मॉस का। ठीक है, स्फेगना मॉस का। नेक्स्ट है कि सूखे मॉस का इस्तेमाल जो है ईंधन के रूप में भी होता है और मॉस जमीन में चटाई की तरह बिछे होते हैं तथा वर्षा ऋतु में मिट्टी के क्षरण नहीं होने देते मॉस। अब आइए जानते हैं टेरिडोफाइटा। ठीक है, टेरिडोफाइटा के बारे में अब हम देख लेते हैं। टेरिडोफाइटा, देखिए टेरिडोफाइटा का मीनिंग क्या है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है पॉइंट क्या है कि टेरिडोफाइटा समुदाय पृथ्वी पर का पहला विकसित पौधा है। जो टेरिडोफाइटा है वो टेरिडोफाइटा समुदाय जो है पृथ्वी पर का सबसे पहला विकसित जो है पौधा है और इसी समुदाय के पौधे में जड़, तना, पत्ती विकसित होते हैं तथा संवहन जाइलम फ्लोएम तंत्र पाए जाते हैं। यानी टेरिडोफाइटा समुदाय पृथ्वी पर का पहला विकसित पौधा होता है और इसी समुदाय का पौधे में जड़, तना, पत्ती विकसित होता है तथा जाइलम फ्लोएम तंत्र पाए जाते हैं। इस समुदाय के पौधे प्रायः छायादार एवं नम स्थानों में उगते हैं और पौधे में फूल तथा बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती। हमने तो सबसे पहले ही बता दिया था कि जो भी जैसे टेरिडोफाइटा हो गया, थैलोफाइटा हो गया, ठीक है, इन सभी में जो है क्या पाए नहीं जाते। जैसे सबसे पहले जो है पादप जगत को वर्गीकरण किया था दो, क्रिप्टोगेम्स और फेनोरोगेम्स। तो जो थैलोफाइटा हो गया, ब्रायोफाइटा हो गया, टेरिडोफाइटा हो गया, ये सभी क्रिप्टोगेम्स है और इन सभी के बारे में ही हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले थैलोफाइटा के बारे में पढ़ा हमने, ब्रायोफाइटा के बारे में पढ़ा, अब हम जो पढ़ रहे हैं टेरिडोफाइटा के बारे में पढ़ रहे हैं। तो देखिए, इस समुदाय के पौधे का जनन अंग जो है बहुकोशिकीय होता है और नर जनन अंग जो है पुंधानीय तथा मादा जनन अंग जो है स्त्रीधानीय होते हैं। निषेचन हेतु जल की आवश्यकता होती है टेरिडोफाइटा की। हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइटा में जाइगोट जो है मार्ती पौधे पर ही लगा होता है और जाइगोट जो है विभाजित होकर भ्रूण बनाता है और इस घटना को पौधे में बीज स्वभाव की उत्पत्ति माना जाता है। इसमें अगर प्रमुख पौधे की अगर बात करें तो इसमें कौन कौन से पौधे हैं? मार्सिलिया है, फर्न है, हॉर्सटेल है, सिनेजिलेना है और इंक्विजिंटम है। ये सभी जो है टेरिडोफाइटा के पौधे हैं। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब कुछ टेरिडोफाइटा के जो है हम कुछ फायदे भी देख लेते हैं। तो देखिए, अब हमने देख लेते हैं टेरिडोफाइटा के कुछ फायदे। तो लाइकोपोडियम बीजाणु का उपयोग दवाई बनाने में किया जाता है। जो लाइकोपोडियम बीजाणु उसका उपयोग हम दवाई बनाने में करते हैं। मार्सिलिया का उपयोग जो है सब्जी के रूप में भी किया जाता है और टेरेडियम का उपयोग जो है पशु के चारे के रूप में होता है। एजोला जिसे जलीय फर्न कहते हैं, इसका इस्तेमाल जैव उर्वरक के रूप में होता है और सिनेजिनेला में पूर्ण जीवन का गुण होता है और इसका उपयोग जो है सजावटी पौधे के रूप में होता है। ऑफियोग्लोसस और टेरिडोफाइटा समुदाय के ऐसे पौधा है जिसमें सर्वाधिक गुणसूत्र पाए जाते हैं और इसमें गुणसूत्रों की संख्या 630 जोड़ा यानी 1260 होती है। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है।
कौन सा? तो याद रखना है, माफ कीजिएगा, ऑफियोगोलस। ऑफियोगोलस में होता है गुणसूत्रों की संख्या सबसे अधिक होती है, 630 जोड़ा, 1260 होते हैं। ये टेरिडोफाइटा के समूह के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब जो हम लोग देखने वाले हैं, जैसे हमने क्या क्या पढ़ लिया, हम ऊपर बता देते हैं ताकि आपको समझ में आए कि हमने क्या क्या पढ़ रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है भाई। देखिए, हमने जो है क्रिप्टो गेम्स, जैसे पादप जगत को दो भागों में बांटा गया था। ठीक है, दो भागों में पादप जगत को बांटा गया था। तो हमने जो है क्रिप्टो गेम्स के जितने सारे थे उन सभी को हमने देखा, जैसे में थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा के हमने देख लिया। ठीक है, अब जो हम लोग देखने वाले हैं फेनोरे गेम्स के बारे में देख रहे हैं। ठीक है, देखेंगे फेनोरे गेम्स के अंतर्गत जो है पादप जगत को दो भागों में बांटा था। किसने? सर्वप्रथम आइकलर ने बांटा था। ठीक है, तो आइकलर के जो पहला क्रिप्टो गेम्स के अंतर्गत थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा के अंतर्गत कौन कौन से पौधे आते हैं उन सभी को हमने पढ़ा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और फेनोरे गेम्स के बारे में हम लोग देखेंगे, जिम्नोस्पर्म के बारे में और जो है एंजियोस्पर्म के बारे में। ठीक है, ये सभी जो है क्या है, फेनोरे गेम से इसमें जो है फूल और बीज पाए जाते हैं। तो आइए जानते हैं जिम्नोस्पर्म के बारे में। तो देखिए, जिम्नोस्पर्म को अनावृति बीजी या नग्न बीजी कहा जाता है। यानी जिम्नोस्पर्म को क्या कहा जाता है? अनावृति बीजी या नग्न बीजी कहा जाता है, क्योंकि इसके बीजों पर कोई आवरण नहीं होता। इसमें इसके जो है बीज पर कोई आवरण नहीं होता। जिम्नोस्पर्म पौधे जो है काष्ठीय बहुवर्षीय वृक्ष झाड़ी के रूप में लगभग हर जगह पाए जाते हैं। यानी जिम्नोस्पर्म जो है वो पौधे काष्ठीय यानी ऊडी और बहुवर्षीय, ठीक है, और वृक्ष झाड़ी के रूप में लगभग हर जगह पाए जाते हैं। जिम्नोस्पर्म वर्षों भर पाए जाती हैं। ये जिम्नोस्पर्म में पौधे में पूर्ण विकसित मूसलाधार यानी टैप रूट होते हैं, और इनके कुछ पौधे के जड़ों में शैवाल तथा कवक सहजीवी संबंध बनाकर रहते हैं। जैसे उदाहरण के अगर हम तौर पर देखें तो साइकस पौधे के जड़ों में शैवाल सहजीवी के रूप में रहता है। यानी जो साइकस पौधे के जड़ होते हैं उसमें शैवाल जो है सहजीवी के रूप में रहता है। साइकस पौधे के जड़ों में शैवाल सहजीवी के रूप में रहता है, और ऐसे जड़ों को जो है कोरोलाइड जड़ कहते हैं। पाइनस पौधे की जड़ों में कवक सहजीवी के रूप में रहता है, और ऐसे जड़ को जो है माइकोराइजल जड़ भी कहते हैं। ठीक है, जिम्नोस्पर्म में परागण वायु के माध्यम से होता है। यानी जो है पॉलिनेशन होता है किसके माध्यम से होता है? तो वायु के माध्यम से होता है। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि जिम्नोस्पर्म को अनावृति बीज या नग्न बीजी कहा जाता है। सबसे पहला पॉइंट हमारा यही बनेगा कि जिम्नोस्पर्म को क्या कहा जाता है? अनावृत बीजी और नग्न बीजी। सीधे प्रश्न पूछेगा कि नग्न बीजी या अनावृत बीजी इसमें से कौन है, ऑप्शन दे दिया जाएगा, तो वो जिम्नोस्पर्म है। ठीक है, क्योंकि इनके बीज पर कोई आवरण नहीं होता। अनावृति नग्न बीजी किस लिए कहा जाता है? नग्न बीजी मतलब बीज के ऊपर कोई आवरण नहीं है। ठीक है, जिम्नोस्पर्म पौधे जो होते हैं काष्ठीय बहुवर्षीय यानी सालों भर ये दिखेंगे, और वृक्ष झाड़ी के रूप में जो है लगभग हर जगह पर होते हैं। जिम्नोस्पर्म में पौधे में पूर्ण विकसित मूसलाधार यानी टैप रूट होते हैं। यानी इसमें जो है मूसलाधार भी रहते हैं, और इनके कुछ पौधे के जड़ में शैवाल तथा कवक सहजीवी संबंध बनाकर रहते हैं। साइकस जो पौधा है, साइकस पौधा और फाइनस पौधे के बारे में देखिए। साइकस पौधा के जड़ों में शैवाल जो है सहजीवी के रूप में रहता है, और फाइकस पौधे में कवक सहजीवी के रूप में रहता है। तो साइकस में शैवाल रहता है और फाइनस में जो है कवक सहजीवी के रूप में रहता है। और ऐसे जड़ को जो है कोरोलाइड जड़ कहा जाता है। यानी जो साइकस पौधे के जड़ है उसे कोरोलाइड जड़ कहते हैं, और जो पाइनस पौधे की जो जड़ है ऐसे जड़ को हम माइकोराइजल जड़ कहते हैं। अब हम देख लेते हैं जिम्नोस्पर्म के प्रमुख आर्थिक महत्व। जिम्नोस्पर्म के कुछ प्रमुख आर्थिक महत्व को भी हम समझ लेते हैं। तो देखिए, इसके क्या फायदे हैं जिम्नोस्पर्म के? तो देखिए, साइकस थूजा जैसे पौधे बगीचे में सुंदर हेतु लगाए जाते हैं। साइकस के कुछ जो है पौधे के तने में संचित स्टार्च को निकालकर साबूदाना तैयार किया जाता है। यानी साइकस पौधे की कुछ तने में जो है स्टार्च मौजूद रहता है, उसी स्टार्च को निकालकर साबूदाना तैयार किया जाता है। चीड़ से तारपीन का तेल, रेजिन तथा बहुमूल्य लकड़ी की प्राप्ति भी होती है। चीड़ से ही तारपीन का तेल निकाला जाता है, रेजिन तथा बहुमूल्य लकड़ी की प्राप्ति होती है। इफेड्रा वृक्ष के तने से जो है इफेड्रिन औषधि तैयार होता है, और इसी औषधि को जो है खांसी तथा दमा जैसे रोगों के उपचार में भी किया जाता है। पाइनस वृक्षों के बीच से चिलगोजा प्राप्त होता है, और चिलगोजा को जो है जिम्नोस्पर्म का मेवा कहा जाता है। ठीक है,
और चीर जो होता है सिकोया देवदार स्प्रूस पौधे की लकड़ी से फर्नीचर बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या बनेगा कि जो साइकस और थूजा है वो पौधे को बगीचों में सुंदरता के लिए लगाया जाता है, साइकस और थूजा। ठीक है, ये जिम्नोस्पर्म के पौधे हैं साइकस और थूजा, जिसका हम इस्तेमाल सुंदरता के लिए जो है बगीचों में लगाते हैं। ठीक है, साइकस की कुछ पौधे के तने में संचित जो स्टार्च होता है उसी को निकालकर जो है साबूदाना बनाया जाता है। जो स्टार्च होता है मतलब स्टार्च को जो है निकालकर, संचित स्टार्च को निकालकर साबूदाना तैयार किया जाता है। चीर से तारपीन का तेल और रेजिन और बहुमूल्य लकड़ी प्राप्त होता है। यानी चीर से क्या प्राप्त होता है, तो याद रखना है कि चीर से जो है, चीर से इंपॉर्टेंट है, चीर से तारपीन का तेल और रेजिन तथा बहुमूल्य लकड़ी की प्राप्ति होती है। इफेड्रा वृक्ष के तने से इफेड्रिन औषधि तैयार किया जाता है, और इफेड्रा वृक्ष की जो तना है उससे जो है इफेड्रिन जो है औषधि तैयार होता है, और इस औषधि को खांसी तथा दमा के रोग के उपचार में लाया जाता है। पाइनस वृक्ष के बीज को चिलगोजा कहा जाता है, और जो पाइनस वृक्ष के बीज है उसको क्या कहा जाता है, चिलगोजा कहा जाता है। और चिलगोजा को जो है जिम्नोस्पर्म का मेवा कहा जाता है। तो सीधे आपसे पूछेगा कि जिम्नोस्पर्म का मेवा कौन सा है, तो चिलगोजा है। और चीर सिकोया देवदार जो है स्पुर्स पौधे की लकड़ी से फर्नीचर बनाए जाते हैं। ये सभी जो चीर के पेड़ से भी फर्नीचर बनाया जाता है, सिकोया का ज्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है, देवदार की लकड़ी से बैट वूट का इस्तेमाल होता है। ठीक है, इन सभी लकड़ियों से फर्नीचर के सामान बनाए जाते हैं। अब जो हमने जिम्नोस्पर्म देख लिया, अब जो हम लोग देखेंगे एंजियोस्पर्म के बारे में। तो देखिए एंजियोस्पर्म क्या है। तो एंजियोस्पर्म पौधे का सबसे बड़ा समूह है। इसके अंतर्गत कुल पौधे का जो है 2.5 लाख जो है स्पीसीज शामिल है, और इन पौधे का जो है बीज आवरण से ढके होते हैं। और एंजियोस्पर्म में क्या होता है, जिम्नोस्पर्म में देखा कि नग्न बीजी होता है, लेकिन इसमें जो होता है ना वो पौधे के बीज आवरण से ढके होते हैं, और इसमें जो है 2.5 लाख स्पीसीज शामिल होते हैं। जिम्नोस्पर्म तथा टेरिडोफाइटा समुदाय के पौधे अनेक स्थानों पर पाए जाते हैं। यानी जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइटा दोनों के जो है अनेक स्थान पर आपको मिलेंगे, किंतु ये पौधे इतनी अधिक भिन्न जलवायु में नहीं पाए जाते हैं एंजियोस्पर्म के जितने की एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म पौधा जो होता है वो टुंडा जलवायु के लेकर गर्म उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, रेगिस्तान और एंटार्क्टिका तक पाए जाते हैं। एंजियोस्पर्म सभी जगह नहीं पाए जाते। सबसे छोटा जो एंजियोस्पर्म पौधा है वुल्फिया है, और वुल्फिया इतना छोटा होता है कि इसे सूक्ष्मदर्शी से देखना पड़ता है, और वुल्फिया जलीय पौधा है। सबसे लंबा एंजियोस्पर्म पौधा जो है यूकेलिप्टस है। मनुष्य के अधिकांश आवश्यकताओं की पूर्ति एंजियोस्पर्म की पौधे ही करता है। समस्त अनाज, दालें, खाने में काम आने वाले तेल, समस्त फल, सब्जी, सभी जो रेशे वाला फसल है, इमारत है, लकड़ी है, सभी एंजियोस्पर्म पौधा से ही प्राप्त होता है। एंजियोस्पर्म के 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। एक तो होता है द्विबीजपत्री, और एक क्या होता है, एक होता है एक बीजपत्री। ठीक है, यानी सबसे पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन क्या बनेगा। तो देखिए एंजियोस्पर्म जो होता है वो पौधे का सबसे बड़ा समूह होता है, यानी पौधे का जो सबसे बड़ा समूह क्या होता है, एंजियोस्पर्म होता है। और इसके अंतर्गत कुल कितने पौधे, तो 2.5 लाख जो है स्पीसीज पाए जाते हैं, शामिल होते हैं। इन पौधे का बीज होता है किससे होता है, आवरण से ढका होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि आवरण से क्या होता है, ढका होता है। जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइटा समुदाय के पौधे अनेक स्थानों पर पाए जाते हैं। यानी जो है जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइटा समुदाय के पौधे अनेक स्थानों पर पाए जाते हैं, किंतु ये पौधे इतने अधिक भिन्न जलवायु में नहीं पाए जाते जितने कि एंजियोस्पर्म पाए जाते हैं। यानी जितना एंजियोस्पर्म पाया जाता है उतने जलवायु में ये नहीं पाया जाता जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइटा। यानी जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइटा से ये अधिक जगहों पर जो एंजियोस्पर्म आपको मिलेगा। ठीक है, और इसका इस्तेमाल भी हम बहुत ज्यादा करते हैं। ठीक है, एंजियोस्पर्म पौधा जो होता है वो टुंडा जलवायु से लेकर गर्म उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, रेगिस्तान, अंटार्कटिका तक पाए जाते हैं। अगर आपसे पूछेगा कि सबसे छोटा जो है एंजियोस्पर्म पौधा कौन सा है, तो याद रखना है कि वुल्फिया सबसे छोटा एंजियोस्पर्म पौधा है। बुल्फिया इतना छोटा होता है कि इसे सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखना पड़ता है। ठीक है, और बुल्फिया जो है ये भी याद रखना है कि ये जलीय पौधा होता है। ठीक है, बुल्फिया जो होता है जलीय पौधा होता है। और सबसे लंबा एंजियोस्पर्म पौधा के बारे में पूछे तो इक्वलिप्टस को बताना है। ठीक है, मनुष्य के अधिकांश आवश्यकताओं की पूर्ति एंजियोस्पर्म यानी आवृतबीजी पौधे ही करता है। ठीक है, समस्त अनाज, दालें, खाने में काम आने वाले तेल, समस्त फल, सब्जी, ये सभी जो क्या है एंजियोस्पर्म के अंतर्गत आते हैं। और एंजियोस्पर्म को जो है 2 भागों में बांटा गया है। तो एंजियोस्पर्म के 2 भागों में कौन कौन बांटा गया है, तो एक होता है द्विबीजपत्री और एक होता है एक बीजपत्री। द्विबीजपत्री में चना, मटर, सूर्यमुखी, ये सभी जो है द्विबीजपत्री के उदाहरण है। ठीक है,
आपको जो है द्विबीज, आपको दो गो बीज दिखाई देगा, चना, मटर, सूर्यमुखी, गेंदा, कद्दू, आलू, ये सभी जो है द्विबीजपत्री। दो बीजपत्री का मतलब दो बीज नहीं, ठीक है। समझना है कि द्विबीजपत्री मतलब चना, मटर, सूर्यमुखी, गेंदा, कद्दू, आलू, ये सभी जो है द्विबीजपत्री हैं, दो हिस्से में रहते हैं। और एक बीजपत्री में जो होता है बांस, केला, खजूर, गेहूं, घास, ये सभी जो है एक बीजपत्री है, यानी मोनोसाइटिलेंडस है। और ये डिकोटाइलेडस जो होता है द्विबीजपत्री को कहा जाता है डिकोटोलाइडेस, और मोनो मतलब एक होता है, ठीक है। और मोनोकोटिलेंडस जो होता है वो एक बीजपत्री होता है। एक बीजपत्री पौधे के बीच केवल एक बीजपत्र होते हैं, द्विबीजपत्री के बीच दो बीजपत्र होते हैं, ठीक है। और एक बीजपत्री के रिश्तेदार जड़ होते हैं, जबकि द्विबीजपत्री के मूसला जड़ यानी टैप रूट होता है, यानी फैब्रियस रूट होता है एक बीजपत्री में, याद रखना है। और जो होता है द्विबीजपत्री में मूसला जड़ें होती हैं। तो दोनों याद रखना है कि मूसला जड़ जो होती हैं वो द्विबीजपत्री में होती हैं, और एक बीजपत्री में क्या होता है, रेशेदार जड़ होते हैं। एक बीजपत्री के तना प्राय जो है खोखला, डिश के तरह प्याज, लहसुन तथा छद्म होता है। और द्विबीजपत्री के तने जो होते हैं काफी मजबूत तथा सुदृढ़ होते हैं। तो एक बीजपत्री के तना जो है प्राय क्या होता है, खोखला होता है। देखिएगा जैसे बांस का तना, बांस भी तना के अंतर्गत आता है, ये भी समझना है, ठीक है। बांस भी किसके अंतर्गत आता है, तो तना के अंतर्गत ही आता है, और ये होता है खोखला, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है। और डिश की तरह जो है दिखाई देगा प्याज, आलू, लहसुन, ठीक है। और छंदम की तरह यानी फैलिस की तरह जो है दिखाई देता है। और ये द्विबीजपत्री के तने काफी जो होते हैं मजबूत और सुदृढ़ होते हैं। एक बीजपत्री में हमने देख लिया, और द्विबीजपत्री जो है मजबूत होता है। एक बीजपत्री पौधे की पत्ती समानांतर जो है सिरा विन्यास वाले होते हैं, जबकि द्विबीजपत्री पौधे जो है मतलब जाली कावत सिर विन्यास वाले होते हैं। एक बीजपत्री पौधे के फूल की 3 चक्र होते हैं, जबकि द्विबीजपत्री पौधे के फूल में सभी चक्र पाए जाते हैं। अब देख लेते हैं एक बीजपत्री के अंतर्गत शामिल वर्ग कौन कौन सा है। तो देखिए लिलियेसी में आता है कौन कौन, प्याज, लहसुन, सतावर और धृत कुमारी, ये सभी जो एक बीजपत्री, लेकिन लिलियेसी हो गया। ग्रेमनी या पोएसी के अंतर्गत आता है गेहूं, मक्का, धान, जौ, बांस और दूब घास, गन्ना। प्लामी के अंतर्गत आता है नारियल और सुपारी, और म्यूजेसी के अंतर्गत आता है केला, ठीक है। और इसी प्रकार हम देखेंगे द्विबीजपत्री में शामिल प्रमुख वर्ग। तो द्विबीजपत्री में अगर हम बात करें तो कौन कौन है, तो एक है क्रूसीफेरी, ब्रेसिकेसी, इसमें आता है राई, मूली, फूलगोभी, बंदा गोभी, सरसों। मालवेसी के अंतर्गत आता है भिंडी, कपास, पटसन, पटुआ। ल्यूमिनेसी के अंतर्गत आता है सभी दलहन फसलें, छुई मुई, कत्था और इमली। सोलेनेसी के उदाहरण है आलू, मिर्च, टमाटर, तंबाकू, बैगन और एट्रोपा और बेलाडेना। और कंपोजिट या एस्टेरेसी, अगर आपको एग्जाम में स्कोर करना है बायोलॉजी में तो आपको इसको इंपॉर्टेंट है याद रखने की आवश्यकता है कि लिलियेसी कुल का कौन है, ग्रेमनिया पोएसी कुल का कौन है, एक बीजपत्री में आपको याद रखना होगा, क्योंकि इससे प्रश्न जो है बनते हैं, सीधा सीधा प्रश्न पूछ देगा कि सभी दलहन फसलें किसमें आती हैं। आपको ऑप्शन देते जाएगा क्रूसीफेरी, मालवेसी, ल्यूमिनेसी, सोलेनेसी, तो याद रखना है ये ल्यूमिनेसी में आते हैं। अब हम देख लेते हैं द्विबीजपत्री का, ठीक है। तो यह जो है द्विबीजपत्री का सबसे बड़ा कुल होता है। जैसे अगर हम बात करें उदाहरण में सूर्यमुखी, गेंदा, गुलदाउदी, डहेलिया, कुसुम, धतुरा, ये सभी जो क्या है द्विबीजपत्री के सबसे बड़े उदाहरण है। तो देखिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं, रूटेसी में आते हैं नींबू, संतरा और मौसमी बेल। कुरकुरबिटेसी में आते हैं तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, परवल, करेला, लौकी। मिर्टेसी में आते हैं अमरूद, यूकेलिप्टस, जामुन और मेहंदी। अम्बलीफेरी में आता है धनिया, जीरा, सांप और गाजर। और रेनन कुलेसी में आता है बटरकप और काला जीरा। और रोजेसी में आता है सेब, नाशपाती और गुलाब। अब याद रखने वाले तथ्य भी हम देख लेंगे। याद रखने वाले तथ्य में क्या क्या है कि सबसे पहले देखिए कपास के बीज की सतह पर रेशे होते हैं जिनमें रुइया प्राप्त होते हैं, और पटसन के तंतु से प्राप्त रेशों से रस्सी बोरे बनाए जाते हैं। मेथी के बीज मसाले के रूप में उपयोग होते हैं, और कसेरू मेथी की पत्तियां मसाले के रूप में उपयोग होता है। नील जो होता है इंडोफेरा टिंक्टोरिया पौधे से प्राप्त किया जाता है। बेलाडोना के पत्ती से जो है एट्रोपी निकाला जाता है, और यह दर्दनाक औषधि में काम आता है। अश्वगंधा का प्रयोग जो होता है खांसी के उपचार में किया जाता है, ठीक है। क्रिकेट खेलने वाला जो बल्ला होता है वो प्यूपेरिया पौधे से प्राप्त होता है, यानी सैलिकस परप्यूरिया पौधे से जो है तैयार किया जाता है।
और पोस्ता के पौधा की कच्चे फसल से लेटेक्स निकालकर अफीम तैयार किया जाता है, और अफीम से ही मॉर्फिन, हीरोइन जैसे मादक तैयार किए जाते हैं। और हशीश, चरस, गांजा, भांग, कैनाबिस पौधे से प्राप्त किए जाते हैं, और हशीश एवं चरस कैनाबिस पौधा के फूल से प्राप्त किया जाता है। गांजा जो होता है कैनाबिस पौधे की फूलदार एवं फलदार शाखाओं से सुखाकर तैयार किया जाता है, और भांग जो होता है कैनाबिस के जो है पत्ती को सुखाकर तैयार किया जाता है। तो सबसे पहले हमने तो ऊपर देखा, उस हमको याद रखना है, और ये भी याद रखना है क्या क्या। तो देखिए, सबसे पहले कपास के बीजों की सतह पर रेशे होते हैं जिनमें रुइया प्राप्त होती है, यानी कपास से रुइया प्राप्त होती है, और पटसन के तंतु से रेशे और रस्सी बोरे बनाए जाते हैं। मेथी के बीज मसाले के रूप में उपयोग होते हैं, और कसेरू मेथी का पतिया मसाले के रूप में प्रयोग किया जाता है। नील जो होता है इंडोफेरिका मतलब टिंकोटोरिया पौधे से निकाला जाता है, यानी नील को किस पौधे से निकाला जाता है, तो इंडिगोफेरा टिंकोटोरिया के पौधे से प्राप्त किया जाता है। ठीक है। एट्रोपिन बोलेगा कि एट्रोपिन जो है किससे निकाला जाता है, तो बेलाडोना के पत्ती से एट्रोपिन निकाला जाता है, और एट्रोपिन जो होता है वो दर्दनाक औषधि होता है एट्रोपिन, और किससे निकाला जाता है, तो बेलोडोना के पत्ती से निकाला जाता है। ठीक है। अश्वगंधा का प्रयोग जो होता है खांसी के उपचार में किया जाता है। अश्वगंधा जो भी आयुर्वेदिक जो है दवा लीजिएगा तो उसपे जो है अश्वगंधा का मिश्रण है, ये सब जो आपको दिखेगा लिखा हुआ। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है क्रिकेट खेलने वाले बल्ला जो होता है सैलिकस परप्यूरिया पौधे से तैयार किया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ऐसे बल्ले तो बहुत सारे बनते हैं, हमने भी बताया था, लेकिन इसमें जो है खास करके जो बल्ले खास जो है अच्छे क्वालिटी के बल्ले जो बनते हैं सेलिक्स प्यूरिपेरिया पौधे से तैयार किए जाते हैं। पोस्ता के पौधा जो होता है, जो पोस्ता के पौधा उसकी कच्चे फसल से लेटेक्स निकालकर, पोस्ता के पौधे की कच्चे फसल से लेटेक्स निकालकर अफीम तैयार किया जाता है, और अफीम से ही क्या किया जाता है, मॉर्फिन, हीरोइन जैसे मादक द्रव तैयार किया जाता है। तो पोस्ता के पौधा से क्या, पोस्ता के पौधा के कच्चे फसल से लेटेक्स निकालकर उस लेटेक्स से अफीम तैयार किया जाता है, और अफीम से मॉर्फिन और हीरोइन का नाम सुने होंगे, मादक द्रव्य पदार्थ जो नशीला पदार्थ है। हशीश जो होता है चरस, गांजा, भांग कैनाबिस से प्राप्त पौधे से होता है, यानी जो कैनाबिस पौधे से प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है, कैनाबिस, माफ कीजिएगा, तो देखिए कैनाबिस पौधे से क्या होता है, तो कैनाबिस पौधे से ही हशीश, चरस, गांजा और भांग जो होता है कैनाबिस पौधे से प्राप्त होता है। तो कैनाबिस पौधे से जो है हशीश, चरस, गांजा और भांग जो है कैनाबिस पौधे से ही प्राप्त होता है। हशीश जो होता है वो चरस कैनाबिस पौधे के फूल से प्राप्त होता है, और गांजा जो होता है वो कैनाबिस पौधे के फूलदार शाखाओं को सुखाकर तैयार किया जाता है गांजा, और भांग जो होता है ना वो कैनाबिस के पत्ते से जो है सुखाकर तैयार किया जाता है। जो आपने देखा होगा पेड़ पौधे गांव में भी आपको दिखने का मिलेगा ये भांग का, तो वो सूखे जो पत्ते होते हैं वही कैनाबिस होता है। तो हमारा जो है थ्योरी सेक्शन कंप्लीट हुआ। अब हम लोग जो देखेंगे अभ्यास प्रश्न, गारंटी रिजल्ट, यानी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट से रिलेटेड जितने ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उन सभी को हम लोग देखेंगे, जिससे हमारा थ्योरी सेक्शन जो है पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाए। तो क्लास 4 का हम लोग जो है हम लोगों ने थ्योरी सेक्शन कंप्लीट किया था, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे अभ्यास प्रश्न करेंगे, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो है क्वेश्चन को हम लोग करने वाले हैं फॉर ग्रांटेड रिजल्ट। तो सबसे पहले हम लोगों का पहला क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथन पर जो है विचार करना है। जो जो स्टेटमेंट है उन पे क्या करना है, हम लोगों को विचार करना है। स्टेटमेंट क्या है, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि जीवों की संरचना जो है प्रजनन, स्वभाव, पोषण आदि गुणों के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में बांटना वर्गीकरण कहलाता है। वर्गीकरण हम किसे कहते हैं, हमने जो है थ्योरी सेक्शन में बता रखा है। तो देखिए, जीवों की संरचना के आधार पर, प्रजनन के आधार पर, स्वभाव के आधार पर, पोषण के आधार पर, गुण के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में बांटना ही क्या कहलाता है, वर्गीकरण कहलाता है। तो हमारा जो पहला स्टेटमेंट था वो बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि वर्गीकरण के सिद्धांतों का अध्ययन वर्गीकी कहलाता है, ये भी हमारा बिल्कुल राइट है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किन्हें जो है वर्गीकी के जनक कहा जाता है। तो हम सभी जानते हैं कि वर्गीकी के जनक जो है लिनियस को कहा जाता है, हमने थ्योरी सेक्शन में पढ़ रखा है। वर्गीकी के जनक सबसे पहले वर्गीकी को किसने किया था,
तो वर्गीकरण सबसे पहले लिनियस ने किया था। तो वर्गीकी के जनक इन्हें ही लिनियस को कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि सिस्टेमा नेचुरे पुस्तक किसकी है। तो हम सभी जानते हैं कि सिस्टेमा नेचुरे जो पुस्तक है वो लिनियस की ही सिस्टेमा नेचर जो है पुस्तक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि जीवों की वर्गीकरण की मूल इकाई अथवा सबसे छोटी इकाई अथवा आधारीय इकाई क्या होती है। तो देखिए, जीवों की वर्गीकरण की मूल इकाई, या हम उसे सबसे छोटी इकाई भी कहते हैं, या मतलब आधारीय इकाई भी कहते हैं। तो सबसे छोटा इकाई होता है स्पीसीज होता है। इन सभी के बारे में हमने डिटेल में जो है कवर कर रखा है। नेक्स्ट हमारा है स्पीसीज जाति है क्या। आखिर स्पीसीज जाति क्या है। फाइलम के नीचे की जाति होती है, फाइलम के नीचे होती है, समान जीनस की वर्गीकरण विभाजन होता है। तो देखिए, स्पीसीज जो जाति होती है वो अंतर प्रजनन करने वाली जनसंख्या है स्पीसीज जाति। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि द्विपद नामकरण पद्धति जो है सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया था। यानी जो द्विपद नामकरण पद्धति है सबसे पहले जो है किसने शुरू किया था। तो कैरोलस लिनियस ने शुरू किया था। नेक्स्ट हमारा है 7 नंबर क्वेश्चन, 5 जगत वर्गीकरण यानी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसके द्वारा जो है किया गया था। तो देखिए, सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था। लिनियस ने किया था, ठीक है। और 5 जगत वर्गीकरण जो है किसके द्वारा दिया गया था। तो 5 जगत जो है वर्गीकरण RH व्हिटकर के द्वारा दिया गया था, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा है व्हिटकर के 5 जगत वर्गीकरण में प्रोक्रिएटर को क्या किसमें रखा गया था। तो व्हिटकर साहब ने जब 5 जगत वर्गीकरण किया था तो उसमें प्रोक्रिएटर को रखा गया था। तो मोनेरा में प्रोक्रिएटर को रखा था इन्होंने। तो मोनेरा को किसने रखा था। मोनेरा को जो है प्रोक्रिएटर मतलब मोनेरा प्रोक्रिएटर को जो भी प्रोक्रिएटर कोशिका थी उनको मोनेरा में इन्होंने रखा था। नेक्स्ट हमारा है द्विपद नाम पत्ती में 2 शब्द सूचित करते हैं। तो जो द्विपद नाम पत्ती में दो शब्द है वो क्या सूचित करती है। एक तो स्पीसीज सूचित करता है और दूसरा क्या करता है, जीनस, ठीक है। 2 शब्द से बनता है द्विपद नाम पत्ती में जो 2 नाम दिया गया था। तो उसमें जो था एक पहला जो था स्पीसीज और दूसरा जो था जीनस को डिनोट करता था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है क्या है कि द्विनाम पत्ती का अभिप्राय मतलब द्विनाम पत्ती का मतलब है पौधे के नामों को 2 शब्दों में लिखना जो क्या बताते हैं। तो देखिए, द्विनाम पत्ती में क्या बताते थे। तो द्विनाम पत्ती में बताता था पहला नाम वंश और दूसरा क्या बताता था, जाति बताता था। यानी पहला जो था वो और वंश को जो था कैपिटल लेटर में लिखा जाता था, तो वंश और जाति बताता था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 11 नंबर की वर्गीकरण के प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था। यानी वर्गीकरण के प्राकृतिक सिस्टम जो है किस वनस्पति वैज्ञानिक ने जो है प्रस्तुत किया था। तो स्वीडिश वैज्ञानिक ने जो है प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है कि पौधे का नाम देने वाला विज्ञान क्या कहलाता था। जो पौधे के नाम देने वाला विज्ञान है वो वर्गीकी कहलाता है। पौधे के नाम देने वाला विज्ञान को क्या कहते हैं, वर्गीकी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि 5 जगत में कुल कितने जगत में केवल एक कोशिकीय जीव ही शामिल है। तो बताना है कि हमने अभी देखा प्रोक्रिएटिक को किस में रखा गया था। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि 5 जगत में कुल कितने जगत में केवल एक कोशिकीय जीव जो है शामिल है। तो 2 जगत में यानी 5 जगत में कुल 2 जगत में केवल एक कोशिकीय जीव ही शामिल है। यानी जो 5 जगत दिया गया था व्हिटकर साहब के द्वारा तो उसमें मात्र 2 ऐसे जगत है जिसमें एक कोशिकीय जीव ही शामिल है। नेक्स्ट हमारा 14 नंबर प्रश्न कि स्पीसीज जो है प्लेटेरम पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था। स्पीसीज जो प्लेटेरम है वो पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखा गया था। तो कैरोलस लिनियस के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट हमारा है कि मोनेरा जगत के जीवों में किस प्रकार का पोषण होता है। तो देखिए, मोनेरा जगत के जीवों में किस प्रकार का पोषण होता है। तो याद रखना है कि ये स्वपोषण तथा विषम पोषी होता है। तो मोनेरा जगत के जीवों में किस प्रकार का पोषण होता है, स्वपोषी तथा विषम पोषी होता है। नेक्स्ट हमारा है प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आने वाले जीव क्या होते हैं। तो देखिए, प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आने वाले जो जीव कहलाते हैं वो कीमो ऑटोट्रॉप्स, हेट्रोट्रॉप्स और ऑटोट्रॉप्स, इन सभी के बारे में हमने पढ़ा भी रखा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से सही क्रम को पहचानना है। इनमें से कौन सा क्रम जो है बिल्कुल सही है। तो देखिए, स्पीसीज, ऑर्डर, जीनस, किंगडम बिल्कुल नहीं। स्पीसीज के बाद जीनस आता है, ठीक है, फिर उसके बाद ऑर्डर, फिर उसके बाद किंगडम। तो ये सही क्रम हमारा बी ऑप्शन वाला है, स्पीसीज फिर जीनस फिर उसके बाद ऑर्डर फिर उसके बाद किंगडम। नेक्स्ट हमारा है कि किस टेक्सोनॉमिक शब्द को वर्गीकरण के किसी भी पायदान पर प्रयोग में लाया जा सकते हैं। यानी किस टेक्सोनॉमिक शब्द को वर्गीकरण के किसी भी पायदान पर प्रयोग में लाया जा सकते हैं। तो है टैक्सॉन।
नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है, नेक्स्ट है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोक्रिएटिक जीव है, इनमें से बताना है आपको कि इनमें से कौन सा जो है प्रोक्रिएटिक जीव है। तो देखिए मैक्रोफाइट्स, यूलोथ्रिक्स, या इनमें से सभी, या बैक्टीरिया। तो देखिए इनमें से मात्र बैक्टीरिया जो है प्रोक्रिएटिक जीव है, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया जो है प्रोक्रिएटिक जीव है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि किस वर्गीकीय अनुक्रम के जीव आपस में अंतर प्रजनन में भाग लेते हैं। तो बताना है कि किस वर्गीकीय अनुक्रम के जीव जो है आपस में अंतर प्रजनन में जो है भाग लेते हैं, तो है स्पीसीज। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 21 नंबर प्रश्न, कह रहा है कि निम्नलिखित में कथनों पर विचार करना है। तो हम सबसे, हमारा जो पहला कथन क्या है, पहला कथन कह रहा है कि जीवों के बाहरी लक्षणों के आधार पर विभिन्न समूहों में वर्गीकृत करने की विधि को कृत्रिम वर्गीकरण पद्धति कहते हैं। बिल्कुल सही हमारा ये पहला कथन। पहला कथन कहता है क्या, पहला कथन है कि जीवों के बाहरी लक्षणों के आधार पर ही विभिन्न समूहों में वर्गीकृत करने की विधि को कृत्रिम वर्गीकरण पद्धति करते कृत्रिम पद्धति वर्गीकरण करते हैं। सेकंड क्या है, सेकंड, पहला तो हमारा बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। सेकेंड कह रहा है कि कृत्रिम वर्गीकरण पद्धति की शुरुआत जॉर्ज मैन्थन तथा डाल्टन हुकर ने शुरू की थी। तो ये हमारा बिल्कुल गलत इसका उत्तर है। तो हमारा उत्तर जो हो जाएगा केवल पहला ही हो जाएगा, ये हमारा क्या है, गलत हो जाएगा। यानी कृत्रिम वर्गीकरण पद्धति की शुरुआत जो था थियोफ्रेस्टस ने किया था। यहाँ लेकिन लिखा हुआ है क्या है, जॉन बेंथन तथा डाल्टन हुकर के द्वारा। तो ये हमारा गलत है, थियोफ्रेस्टस के द्वारा जो है कृत्रिम वर्गीकरण पद्धति की शुरुआत की गई थी। तो इसमें इसका उत्तर हो जाएगा एक ही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 22 नंबर प्रश्न, सभी जीव बने होते हैं। तो सभी जो जीव बने होते हैं वे किसके बने होते हैं, तो रासायनिक अणुओं के द्वारा, जैव अणुओं के द्वारा और कोशिका के द्वारा, ये सभी जीव बने होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है, व्हिटकर के 5 जगत वर्गीकरण में यूकैरियोटिक को निम्नलिखित में से किस वर्ग में रखा गया है। यानी जो व्हिटकर साहब थे उन्होंने ही तो 5 जगत वर्गीकरण दिया था। तो उनमें से मतलब यूकैरियोट्स को निम्नलिखित में से किस वर्ग में रखा गया था। तो देखिए यूकैरियोट को जो है इनमें से ऑप्शन है कि किस में रखा गया था, सभी 5 किंगडम में रखा गया था, या 5 में से 4 किंगडम में रखा गया था। तो 5 में से जो है 4 किंगडम में रखा गया था। 5 उन्होंने किंगडम दिया था जिसमें से 4 में रखा गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि जेनेरा प्लेंटेरम किसने लिखा था। तो देखिए जेनेरा प्लेंटेरम जो है लिखा था बेंथम तथा हुकर ने लिखा था। याद रखना है कि जेनेरा प्लेंटेरम किसने लिखा था, बेंथम तथा हुकर ने लिखा था। नेक्स्ट हमारा है कि जीवों का वर्गीकरण जब क्रोमोसोम के आधार पर किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। तो देखिए जीवों का वर्गीकरण जब हम क्रोमोसोम के आधार पर करते हैं तो उसे हम साइटोटॉक्सोनॉमी कहते हैं, यानी साइटोटैक्सोनॉमी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि समान गुणों वाले कुलों को किसमें शामिल किया जाता है। तो देखिए समान गुणों वाले कुलों को जो है किसमें शामिल किया जाता है, तो याद रखना है कि ऑर्डर में जो है शामिल किया जाता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि जीवों के वर्गीकरण के 3 जगत पद्धति किसने दी थी। तो देखिए जीवों के वर्गीकरण के 3 जगत जो पद्धति है वो दिया था हेक्कल साहब ने दिया था। तो जीवों के वर्गीकरण के 3 जगत पद्धति किसने दी थी, हेक्कल ने दी थी। नेक्स्ट हमारा है कि नाम पद्धति कोड के अनुसार जीवों के वैज्ञानिक नाम लिखने का कौन सा तरीका सही है। तो देखिए नाम पद्धति कोड के अनुसार जीवों के वैज्ञानिक नाम लिखने का कौन सा तरीका जो है इसमें से सबसे बेहतर है, एमोलोबा प्रोटियस, एमोबिया प्रोटियस, या एमो। अब देखिए इसमें से बहुत ही कंफ्यूजन है, नाम देखा लिखा हुआ है। तो ऑप्शन क्या है, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि नाम पद्धति कोड के अनुसार जीवों के वैज्ञानिक नाम लिखने का कौन सा तरीका सही है। तो अमीबा जो है, प्रोटियस, तो सभी तो नाम लिखा हुआ है लेकिन सबसे पहले देखिए कैपिटल में लिखा जाता है और ये जो यहाँ पी है ये स्मॉल में लिखा जाता है, याद रखना है, ठीक है। एमोबिया मतलब अमीबा जो है प्रोटियस लिखा हुआ है, तो प्रोटियस जो यहाँ होता है स्मॉल होता है, ठीक है। इसमें भी देखिए सेम टाइप कर दिया गया, तो ये हमारा जो है सी और डी ऑप्शन तो होगा नहीं। तो ए और बी में से अगर यहाँ स्मॉल पी हो जाता है तो ये भी हमारा उत्तर हो जाएगा। तो इसमें से हम ए को सही कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ जो है पी कैपिटल ना होकर स्मॉल में लिखा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से किसने जो है वर्गीकरण विज्ञान, किसने जो है वर्गीकरण विज्ञान में भ्रौणिकीय लक्षणों यानी इम्ब्रियोनिक कैरेक्टर्स के प्रयोग को जो है लोकप्रिय बनाया था। तो निम्नलिखित में से किसने जो है वर्गीकरण विज्ञान में भ्रौणिकीय लक्षणों तो भ्रौणिकीय लक्षणों के प्रयोग को जो है लोकप्रिय बनाया था।
तो बनाया था पंचानन महेश्वरी ने। पंचानन महेश्वरी ने जो है पंचानन महेश्वरी ने इन्हें वर्गीकरण विज्ञान में भौर्णिकीय लक्षणों यानी एम्ब्रियोनिक कैरेक्टर के प्रयोग को लोकप्रिय बनाया था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि पुष्पी पादप को किस में रखा जाता है। तो देखिए पुष्पी पादप को जो है फेनेरोगेम्स में रखा जाता है। पुष्पी पादप को फेनेरोगेम्स में रखा जाता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है अपुष्पी पादप को किस में रखा जाता है। तो देखिए पुष्पी पादप को फेनेरोगेम्स में रखा जाता है और अपुष्पी को क्रिप्टोगेम्स में रखा जाता है। इन सभी के बारे में हमने बता रखा है आपको। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि क्रिप्टोगेम्स में सम्मिलित है। तो देखिए क्रिप्टोगेम्स में जो सम्मिलित है थैलोफाइटा हो गया, ब्रायोफाइटा हो गया, टेरिडोफाइटा हो गया, ये सभी जो है क्रिप्टोगेम्स में सम्मिलित होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है क्या है, कह रहा है कि फेनोरोगेम्स में शामिल होते हैं कौन कौन से। तो देखिए फेनोरोगेम्स जो होते हैं उसमें शामिल होता है आवर्तबीजी और अनावर्तबीजी, यानी आवर्तबीजी और अनावर्तबीजी जो होता है फेनोरोगेम्स में आता है। क्रिप्टोगेम्स में थैलाफाइटा, टेरिडोफाइटा, बैरोफाइटा आते हैं। ठीक है। और पुष्पी पादप जो आते हैं क्रिप्टोगेम्स में रखा जाता है और पुष्पी पादप को फेनोरोगेम्स में रखा जाता है। 34 नंबर क्वेश्चन है। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि थैलोफाइटा समूह के पादप में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पाए जाते हैं। तो जो थैलोफाइटा समूह के पादप है उनमें से निम्नलिखित में से कौन से लक्षण जो है पाए जाते हैं थैलाफाइटा के समूह में। तो देखिए याद रखना है कि पादप शरीर वास्तविक जड़ तथा तना पत्ती में विभाजित नहीं होती। इनका शरीर सुकाय सदृश यानी थैलस कहलाता है। अधिकांश पादप या तो जलीय हैं तथा नाम स्थलों पर उगते हैं। तो ये सभी तो हमारा सही है। यानी थैलाफाइटा समूह के पादप में कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं। तो पहला लक्षण पाया जाता है कि जो इसका पादप शरीर होता है वास्तविक जड़ तना तथा पत्ते में विभेदित नहीं होता है, ये भी हमारा सही है। और थैलाफाइटा समूह के पादप जो होता है सुकाय सदृश कहलाता है, थैलस भी कहलाता है। और इसमें जो है अधिकांश पादप या तो जलीय होते हैं या नम स्थानों पर उगते हैं थैलोफाइटा समूह में। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 34 नंबर 35 नंबर थैलोफाइटा समूह के पौधे अनुकूल परिस्थिति में किस प्रकार के प्रजनन करते हैं। तो देखिए थैलोफाइटा समूह के जो पौधे होते हैं वो अनुकूल परिस्थिति में प्रजनन करते हैं, बीजाणु जनन प्रजनन करते हैं, याद रखना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक थैलोफाइटा समूह का पौधा है। तो आपको ऑप्शन दिया हुआ है इनमें से कौन सा जो है थैलोफाइटा समूह का पौधा है। तो देखिए कवक, फर्न, मॉस, शैवाल जो होता है ये थैलोफाइटा समूह का पौधा होता है। अभी हमने बताया थैलोफाइटा समूह जो है पौधे कहाँ उगते हैं, कहाँ पाए जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है कि शैवालों का अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो देखिए हम सभी जानते हैं कि शैवाल को अध्ययन को हम कहते हैं फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी के मतलब शैवाल का अध्ययन। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार करना है। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन क्या कह रहा है, कथन हमारा पहला कह रहा है कि शैवाल जो है एक कोशिकीय होता है। बिल्कुल शैवाल जो है एक कोशिकीय होता है और शैवाल बहुकोशिकीय भी होता है, ये भी बिल्कुल सही है। एक कोशिकीय के साथ साथ बहुकोशिकीय भी होता है, यानी शैवाल जो है एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों होते हैं, यानी इसका उत्तर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 39 नंबर क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शैवालों के विशिष्ट लक्षण नहीं है। तो शैवाल के जो है विशिष्ट लक्षण इनमें से कौन नहीं है। तो शैवाल का जो है शरीर थैलस के समान होता है। तो इसमें से हमें पूछ क्या रहा है क्वेश्चन, ये आपको मालूम होना चाहिए, नहीं के बारे में पूछ रहा है, नहीं। ठीक है। तो इनमें से 3 स्टेटमेंट क्या होंगे हमारे सही होंगे और एक स्टेटमेंट हमारा जो क्या होगा गलत होगा। तो सबसे पहले स्टेटमेंट क्या है कि शैवाल का जो शरीर होता है वो थैलस के समान होता है, बिल्कुल सही है। इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, शैवाल में क्लोरोफिल पाया जाता है। आप देखे होंगे कि हरी होती है शैवाल। ठीक है। लाल शैवाल भी होता है। लाल शैवाल का इस्तेमाल जो है लाल दंत मंजन दो मुंह धोने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है अधिकांश शैवाल जलीय होते हैं। हाँ, अधिकांशतः शैवाल जो होते हैं वो जलीय होते हैं, यानी जलीय के पास ही, जल के पास ही आपको शैवाल देखने को मिलेगा। शैवाल के थैलस सदृश शरीर वास्तविक उत्तक से बने होते ही हमारा क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, यानी इसका हमारा उत्तर डी हो जाएगा, रॉन्ग है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 40 नंबर प्रश्न। 40 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है। तो इसमें से जो है सही सुमेलित को पता करना है आपको कि इनमें से कौन जो है सही है। तो सबसे पहले क्या है हमारा क्लोरोफाइसी, हरा सवाल। ठीक है। हरा सवाल को क्लोरोफाइसी भी कहा जाता है। भूरा सवाल होता है एक, ठीक है, इसे फियोफाइसी कहा जाता है, ये भी हमारा बिल्कुल सही है।
हरा सवाल को क्लोरोफाई, हरा क्लोरो के कारण फियो भूरा, और रोडोफाइसी लाल सवाल, ये तीनों हमारा क्या है, सही है, तो याद रखना है। हरा सवाल क्लोरोफाइसी, भूरा सवाल फियोफाइसी, और लाल सवाल रोडोफाइसी। 41 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि जो हाइड्रा की कोशिका में पाए जाने वाला सवाल कौन सा सवाल होता है। हाइड्रा की कोशिका में पाए जाने वाला जो सवाल है वो है जुक्लोरेला। ठीक है, जुक्लोरेला जो है हाइड्रा की कोशिका में पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सवाल बर्फ की सतह पर उग सकते हैं। बताना है कि बर्फ की सतह पर जो है इनमें से कौन सा सवाल जो है उग सकता है। तो क्लेमाइडोमोनास जो है, क्लेमाइडोमानास, ये बर्फ के सतह पर जो है उग सकता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या कह रहा है कि शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो याद रखना है कि शैवालों की जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। नेक्स्ट हमारा है शैवालों की विभिन्न जातियों में किस जो है प्रभार का प्रजनन होता है। तो बताइए शैवालों की विभिन्न जातियों में किस जो है प्रभार का प्रजनन जो है होता है। तो याद रखना है कि कायिक का, लैंगिक का, लैंगिक का, या सेलुलोज का, तो सेलुलोज का होता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा हरा सवाल है। तो बताना है कि हरा सवाल इनमें से आपको बताना है। हरा सवाल इनमें से क्लोमाइडोमोनास है, वालवाक्स है, या यूलोथ्रिक्स है। तो इनमें से सभी जो है हरा सवाल है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हरा सवाल नहीं है। इनमें से बताना है कि हरा सवाल नहीं है। तो क्लोरेला, स्पाइरोगारा, लेमनेरिया, तो इनमें से बाकी तो हरा सवाल है, जैसे क्लोरेला भी है, स्पाइरोगारा भी है, कारा भी है। लेमनेरिया जो है हरा सवाल नहीं है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या कह रहा है कि अंतरिक्ष कार्यक्रमों में ऑक्सीजन की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले एक कोशिकीय सवाल का नाम बताना है। तो अंतरिक्ष कार्यक्रमों में जो है ऑक्सीजन की आपूर्ति को नियंत्रित करने का काम करता है ये सवाल। तो ये सवाल कौन सा है, तो हमने बताया था यूलोथ्रिक्स है। ठीक है, यूलोथ्रिक्स जो है अंतरिक्ष यात्री जो है इसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है भूरे सवाल। तो हमने भी बताया कि भूरे सवाल क्या होता है, फ्यूकस जो होता है भूरे सवाल होता है, या लेमनेरिया होता है, या सारगस होता है। तो बताते हैं कि देखिए भूरे सवाल की अगर बात करें तो सैरगेसम भी भूरे सवाल होता है, लेमनेरिया भी होता है, और फ्यूकस भी, ये सभी जो है भूरे सवाल होते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या कर रहा है कि सारगामो समुद्र का नाम पड़ा है। तो सारगासो जो है वो समुद्र के नाम पर ही पड़ा था, ये बिल्कुल सही है। सवालों के कारण जो है यानी समुद्र, सारगासो समुद्र में जो क्या है ना कि उसमें ज़्यादा सवाल पाया जाता है, तो उसी के नाम पर जो है पड़ा था समुद्र का नाम सारगासो। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है कि किस सवाल से आयोडीन प्राप्त होता है। तो देखिए आयोडीन हम जिस सवाल से प्राप्त करते हैं वो है लेमनोरिया। ठीक है, लेमनोरिया जो है इसी से आयोडीन प्राप्त होता है। नेक्स्ट हमारा है कि केल्प जो प्राप्त होता है वो किससे प्राप्त होता है, केल्प। तो याद रखना है कि केल्प जो प्राप्त होता है वो समुद्री शैवाल से केल्प जो है प्राप्त होता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या कर रहा है 52 नंबर कि निम्नलिखित में से किस वर्ग के सवालों को समुद्री घास भी कहा जाता है। तो देखिए समुद्री घास जो है किस वर्ग के सवालों को हम कहते हैं। तो फियोफाइसी वर्ग के सवालों को हम समुद्री घास भी कहते हैं। 53 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 53 नंबर है कि खून की जमने से रोकने में सहायक यौगिक सोडियम लेमिनेटेड सल्फेट किस सवाल से प्राप्त किया जाता है। ये क्या करता है कि एक यौगिक है जिसका नाम है सोडियम लेमिनेटेड सल्फेट। तो ये जो यौगिक है हम किस सवाल से प्राप्त करते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो ये लेमनेरिया सवाल से हम प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि कुछ समुद्री खरपतवार खाने से निम्नलिखित में से किस रोग के होने की संभावना नहीं होगी। तो देखिए कुछ जो है कुछ समुद्री खरपतवार खाने से कौन सा रोग की होने की संभावना नहीं होगी, कौन सा जो रोग है इनमें से नहीं हो सकता है। तो देखिए बेरी बेरी, रतौंधी, स्कर्वी हो सकता है, गलकंड या घोंघा इसका उत्तर हो जाएगा। तो कुछ समुद्री खरपतवार खाने से कौन सी रोग की होने की संभावना नहीं होगी। तो गलकंड या घींगा रंग होने की संभावना नहीं होगी। बाकी बेरी बेरी हो सकता है, रतौंधी और स्कर्विक हो सकता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो हमने भी बताया कि लाल सागर का जो लाल रंग होता है वो शैवाल के कारण होता है। ठीक है, और लाल शैवाल को क्या कहते हैं आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है लाल सवाल है। ठीक है, या देवी दी अगला नेक्स्ट हमारा प्रश्न है। तो लाल सवाल इनमें से कौन सा है। तो देखिए पोरफायरा हो गया, ग्रेसिलेरिया हो गया, जेलिडियम हो गया, ये सभी जो है लाल सवाल है। नेक्स्ट हमारा है कि कृत्रिम वृद्धि माध्यम यानी आर्टिफिशियल ग्रोथ मीडियम बनाने में कम आने वाले अगर किससे प्राप्त होते हैं। तो अगर अगर जो है किससे प्राप्त होता है, अगर अगर जो है क्या है किससे प्राप्त होता है। तो कृत्रिम
वृद्धि माध्यम यानी आर्टिफिशियल ग्रोथ मीडियम बनाने में काम आने वाले अगर अगर जो है किससे प्राप्त होता है, तो याद रखना है कि शैवाल से प्राप्त होता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या कर रहा है कि एगार एगार यानी अगर अगर भी लिखा जाता है, एगार एगार भी लिखा जाता है, याद रखना है, ठीक है। तो ये जो है किससे प्राप्त होता है एगार एगार, तो ये लाल शैवाल से प्राप्त होता है एगार एगार, याद रखना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या कर रहा है, नेक्स्ट है कि एक कोशिकीय शैवाल निम्न में से कौन सा है, इनमें से बताना है कि इनमें से कौन सा जो है एक कोशिकीय शैवाल है, ठीक है। इनमें से कौन सा जो है एक कोशिकीय शैवाल है, तो क्लेमाइडोमोनास जो है एक कोशिकीय शैवाल है, ठीक है। तो एक कोशिकीय शैवाल इनमें से कौन सा है, तो क्लेमाइडोमोनास जो है एक कोशिकीय शैवाल है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि शैवाल में संचित भोजन के रूप में क्या होता है, तो देखिए शैवाल में जो संचित भोजन होता है वो शैवाल में संचित भोजन के रूप में क्या होता है, तो देखिए शैवाल में जो संचित भोजन होता है वो स्टार्च के रूप में रहता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 61 नंबर के, निम्नलिखित में से कौन जो है जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है, बताना है कि जैव उर्वरक के रूप में इनमें से कौन जो है किसका प्रयोग होता है जैव उर्वरक के रूप में, राइबोजियम, नीलहरित शैवाल, एजोला, तो इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। ये जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है, राइबोजियम भी, नीलहरित शैवाल भी और एजोला भी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा थैलोफाइटा समूह में नहीं आता है, इनमें से बताना है कि कौन सा पौधा जो है थैलोफाइटा समूह में नहीं आता है, तो कारा भी थैलोफाइटा समूह में आता है, ठीक है, अल्वा भी आता है और स्पाइरोगैरा भी आता है। इनमें से इसका जो उत्तर हो जाएगा डी हो जाएगा, रिक्सिया। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प सही सुमेलित है, आपको विकल्प पता करना है कि इनमें से कौन सा जो है विकल्प सही सुमेलित है, ठीक है। तो चार में से जो है एक सही होगा और बाकी तीन क्या हो जाएगा, गलत होगा, ठीक है। तो ये हमारा जो पहला ही है क्या हमारा रॉन्ग है। नेक्स्ट हमारा देखते हैं, रोडोफाइसी डिक्टियोटा है, क्लोरोफाइसी, पहला क्या था हम देखते हैं, पहला जो हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा के विकल्प सही सुमिलित, तो देखो फियोफाइसी जो है मेनिटोल कहा जाता है, बिल्कुल हमारा सही है, ठीक है, इग्नोर करने की आवश्यकता ही नहीं है, हमारा पहला ही क्या है सही, फियोफाइसी जो क्या है, फियोफाइसी को मेनिटोल कहा जाता है, बिल्कुल हमारा क्या है राइट है। रोडोफाइसी के डिक्टियोटा कहा जाता है, ये बिल्कुल हमारा गलत है। क्लोरोफाइसी को अगतिशील युग्मक, रोडोफाइसी को फाइकोइरिथीन कहा जाता है, ये हमारा सही है, यानी इसका उत्तर हो जाएगा ए और सी। नेक्स्ट हमारा है कि निम्न जीवों पर विचार करना है, ठीक है, कुछ जीव दिए हैं, उन जीवों पर क्या करना है विचार करना है, तो ठीक है। जो सबसे पहले जीव क्या है हमारा एगेरिकस है, ठीक है, और एस्पर्जिलस है, यूलेथ्रिक्स है और अल्वा है। तो सबसे पहले हमने बता रखा है यूलेथ्रिक्स क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या करा कि उपरोक्त में कौन सा एक सवाल है, इनमें से बताना है आपको कि कौन सा जो है एक सवाल है। तो देखिए हमने बताया था एक सवाल यूलेथ्रिक्स के बारे में, अंतरिक्ष यात्री इसका प्रयोग करते हैं और अल्वा भी क्या है एक सवाल है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा मेरे भाई, तीन और चार इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ शैवालों से प्राप्त होता है, इनमें से बताना है कि कौन सा शैवाल जो है पदार्थ से प्राप्त होता है, तो एल्जीन, इफिड्रीन, केराजिनिन या टेनिन। तो देखिए कौन सा पदार्थ जो है शैवाल से प्राप्त होता है, तो इनमें से एल्जीन जो है और टेनिन जो है दोनों जो है शैवाल से प्राप्त होते हैं, यानी एक और तीन इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या कह रहा है कि लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिकी तंत्र का प्रारंभ करने से सक्षम है, प्रारंभ करने में सक्षम है, तो वास्तव में किसके सहजीवी सहचर होते हैं। तो लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग करने में सक्षम होते हैं, तो वास्तव में किसके सहजीवी जो है सहचर होते हैं, शैवाल और जीवाणु के, शैवाल और कवक के। तो देखिए ये जो है शैवाल और कवक के होते हैं सहचर। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध क्या कहलाता है, तो देखिए लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य जो सहजीवी संबंध है वो हेलोटिज्म कहलाता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण संकेतक पौधा है, तो प्रदूषण संकेतक पौधा इनमें से कौन है, ब्रायोफाइटा है, मॉस है, शैवाल है, लाइकेन है, तो इनमें से हो जाएगा लाइकेन इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित में से क्या SO2 प्रदूषण के सर्वोत्तम सूचक है, सल्फर डाइऑक्साइड जो है प्रदूषण के सर्वोत्तम सूचक इनमें से कौन सा है, तो लाइकेन जो है SO2 प्रदूषण के सर्वोत्तम सूचक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है पेड़ों की छाल पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं, तो देखिए पेड़ों की छाल पर उगने वाले लाइकेन के पौधों को क्या कहते हैं, तो कार्टिकोलस कहते हैं, कार्टिकोलस कहते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है कि चट्टानी स्तर पर
जो है लाइकेन विकास को क्या कहते हैं? चट्टानी चट्टानी स्तर पर लाइकेन विकास को हम क्या कहते हैं? तो चट्टानी स्तर पर लाइकेन विकास को हम सेक्सिकोलस कहते हैं। क्या कहते हैं? सेक्सिकोलस कहते हैं। लिटमस किससे निकाला जाता है? तो हम सभी जानते हैं कि लिटमस जो है निकाला जाता है लाइकेन से निकाला जाता है लिटमस। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि जापान के लोग किस लाइकेन की सब्जी के रूप में खाते हैं? इन सभी के बारे में हमने जो है थ्योरी सेक्शन में आपको बता रखा है। तो जापान के लोग जो है वो इंडोकार्पन जो है सब्जी के रूप में खाते हैं। तो किस लाइकन को, यानी इंडोकार्पन लाइकन को जो है सब्जी के रूप में जापान के लोग खाते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है कि मिर्गी की औषधि किस लाइकन से प्राप्त होता है? जो मिर्गी की औषधि होता है वो किस लाइकन से प्राप्त होता है? तो याद रखना है कि पार्मेलिया से जो है मिर्गी की औषधि जो है प्राप्त होता है पार्मेलिया से। नेक्स्ट हमारा कि पादप जगत में मुक्तः कौन एक जो है जलीय जीव है? पादप जगत में जो है मुक्तः कौन सा जो है जलीय जीव है? ब्रायोफाइटा, शैवाल, टेरिडोफाइटा, अनावर्त बीजी। तो इसमें से इसका उत्तर हो जाएगा शैवाल, इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से पौधे के किस हिस्से में विभेजित जो है कार्य नहीं होते हैं? बताना है कि निम्नलिखित में से कौन से पौधे के किस हिस्से में जो है विभेजित काय नहीं होते, विभेदित काय नहीं होते हैं? तो थैलोफाइटा में विभेदित काय नहीं होते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है फ्यूकोजोन्थिन किस सवाल में पाया जाता है? तो याद रखना है कि फ्यूकोजोन्थिन जो है किस सवाल में पाया जाता है? तो फ्यूकोजोन्थिन जो है वो पाए जाते हैं हरा सवाल में फ्यूकोजोन्थिन पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि ब्रायोफाइटा में क्या विशेषता पाई जाती है? तो ब्रायोफाइटा में जो है कौन सी विशेषता जो है पाई जाती है ब्रायोफाइटा में? तो याद रखें इनमें से सभी, यानी उनमें संवहन उत्तक पाए जाते हैं, जड़ नहीं पाए जाते हैं और बीज भी नहीं पाया जाता है ब्रायोफाइटा में। नेक्स्ट हमारा है कि ब्रायोफाइटा में जो है सम्मिलित होते हैं। तो ब्रायोफाइटा में क्या क्या सम्मिलित होते हैं? तो ब्रायोफाइटा में जो सम्मिलित होते हैं वो लिवरवट और मॉस होते हैं ब्रायोफाइटा में। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है ब्रायोफाइटा नहीं है? तो देखिए मार्सेलिया जो है ब्रायोफाइटा के अंतर्गत नहीं आता है, बाकी फ्यूनेरिया, स्फैग्नम और मार्केंसिया ये सभी जो है ब्रायोफाइटा में आते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे पादप वर्ग का जो है उभयचर कहते हैं? तो बताना है कि पादप वर्ग का उभयचर जो है ब्रायोफाइटा को हम कहते हैं पादप वर्ग का उभयचर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि जड़ के स्थान पर मूलाभास पाया जाता है। तो जड़ के स्थान पर जो मूलाभास पाया जाता है वो ब्रायोफाइटा में पाया जाता है। नेक्स्ट है कि ब्रायोफाइटा की निचली बाहरी त्वचा कोशिकाओं से बढ़ने वाले उभार को क्या कहा जाता है? तो ब्रायोफाइटा के निचली बाहरी त्वचा कोशिकाओं से बढ़ने वाले उभार को हम क्या कहते हैं? तो उभार को हम कहते हैं राइजॉइड कहते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राइजॉइड के बारे में सही नहीं है? बताना है कि राइजॉइड के बारे में से कौन सा सही नहीं है। तो इनकी संरचना और कार्य संवहनी भूपादप के मूल रूप के समान होता है, बिल्कुल सही है हमारा ये पहला। नेक्स्ट है क्या है कि विभिन्न ऊतकों से बनी कोशिकाएं संरचना होती है, ये भी हमारा सही है, पहला भी सही है, सेकंड भी हमारा सही है। फिर क्या है, एब्रायोफाइटा की निचली बाहरी त्वचा की कोशिकाओं से बढ़ने वाले उभार होते हैं, ये भी सही है हमारा। हमने जो है राइजॉइड के बारे में हमने जो है बता रखा है, ठीक है, थ्योरी सेक्शन में, तो आपको पता होना चाहिए। राइजॉइड के बारे में सही इनमें से कौन सा नहीं है? तो ये जो होता है पूर्ण विकसित तना, जड़ और पत्ती होते हैं, यही हमारा क्या हो जाएगा? गलत इसका उत्तर है, यानी इसका हो जाएगा डी हमारा उत्तर। एटी 85 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित में हिपैटिकोप्सिडा जो है लिवरवर्ट्स होता है, बिल्कुल सही हमारा है। एंथोसिरोपिडी जो है हॉर्नवर्ट होता है, और ब्रायोप्सिडा जो है वो मॉस होता है। ये तो हमारा इसका एक और दो तीनों सही इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट हमारा है कि निम्नलिखित में से किसे जो है वैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स कहा जाता है? ठीक है, वैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स किसे कहा जाता है? तो हम सभी जानते हैं कि टेरिडोफाइटा को हम वैक्सिलर क्रिप्टोगेम्स कहते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि विकास की दृष्टि से प्रथम स्थलीय पौधा कौन है जिनमें जाइलम तथा फ्लोएम उत्तक पाया जाता है? तो विकास की दृष्टि से प्रथम स्थलीय पौधा इनमें से कौन है? तो वो है टेरिडोफाइटा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक जो है टेरिडोफाइटा में सम्मिलित नहीं है? तो बताना है कि टेरिडोफाइटा में जो है सम्मिलित नहीं है, इनमें से कौन है? क्लब मॉस, हॉर्सटेल, फर्न। तो ये मॉस जो है टेरिडोफाइटा में शामिल नहीं होता, बाकी क्लब मॉस, हॉर्सटेल और फर्न ये सभी जो है शामिल होते हैं। नेक्स्ट हमारा है 89 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस एक जीव में संवहन उत्तक पाए जाते हैं? बताना है कि इनमें से कौन सा जो है एक जीव जिसमें संवहन उत्तक पाया जाता है? तो है मर्सिलिया। मर्सिलिया में जो है संवहन उत्तक पाया जाता है।
नेक्स्ट हमारा 90 नंबर प्रश्न है। 90 नंबर कह रहा है कि मर्सेलिया जो है फर्न अतः अश्वपुच्छीय यानी हॉर्स टेल निम्नलिखित में से किस पादप समूह के उदाहरण है। यानी मर्सिलिया फर्न तथा अश्वपुच्छीय यानी हॉर्स टेल निम्नलिखित में से किस पादप समूह के उदाहरण है। तो मर्सिलिया जो होता है ट्रेडोफाइटा ब्रायोफाइटा, तो हम सभी जानते हैं कि ट्रेडोफाइटा का उदाहरण है मर्सिलिया। नेक्स्ट हमारा कि बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न होती है। बीजों की प्रकृति जो है किसमें उत्पन्न होती है। तो देखिए बीजों की प्रकृति जो है शैवाल, कवक, ब्रायोफाइट, तो टेरिडोफाइटा में जो बीजों की प्रकृति उत्पन्न होती है टेरिडोफाइटा में। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या कह रहा है कि जलीय फर्न जिससे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वह क्या है। तो देखिए जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वह क्या है, तो वह है एजोला है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे जो है जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैव उर्वरक के रूप में जो है किसे प्रयोग किया जाता है, तो एजोला को जो है जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। पूर्ण जीवन का गुण होने के कारण इनमें से किसे मेजों पर सजावट के लिए रखते हैं। तो देखिए पूर्ण जीवन के गुण होने के कारण जो है इसे मेजों पर सजावट के रूप में हम रखते हैं, जिसे कहा जाता है सिलेजिनेला। ठीक है, सिलेजिनेला को जो है सजावटी के लिए रखते हैं। नेक्स्ट हमारा इसमें गुण पाया जाता है, पूर्ण जीवन होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि निम्नलिखित में से किसे जो है बीजाणु दवा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। यानी जो है बीजाणु दवा के रूप में हम प्रयोग करते हैं इसका, तो लाइकोपोडियम को जो है बीजाणु दवा के रूप में हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाया जाता है। हम सभी जानते हैं कि सबसे अधिक जो क्रोमोसोम है वो टेरिडोफाइटा में सबसे अधिक जो है क्रोमोसोम पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा है 97 नंबर कि बीज रहित संवहनी पौधे होते हैं जो स्वतंत्र गेसीफाइटा तथा स्पेरोफाइटा चरणों के साथ एक अद्वितीय जीवन चक्र साझा करते हैं, जिसकी संवहनी पौधे सहित आमतौर पर समान विशेषताओं के कारण एक साथ चर्चा की जाती है। तो उसे हम क्या कहते हैं, टेरिडोफाइटा, आवृतबीजी, जिम्नोस्पर्म या ब्रायोफाइटा। तो हम सभी जानते हैं कि टेरिडोफाइटा कहते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है कि पौधे के वर्गीकरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पौधे के वर्गीकरण के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए थैलोफाइटा में सुभेदित शरीर अभिकल्प होता है। फ्यूनेरिया एक कवक नहीं है, फ्यूनेरिया एक कवक है। ठीक है, सभी टेरिडोफाइटा पुष्पभेदित होते हैं। ब्रायोफाइटा में संवहन तंत्र नहीं पाए जाते, ये हमारा क्या है, सही है। पौधे के वर्गीकरण के अगर बारे में बात करें तो ब्रायोफाइटा में संवहन तंत्र नहीं पाए जाते हैं, ये हमारा बिल्कुल सही है। बाकी ये तीनों ऑप्शन जो है गलत है हमारे। नाइन्टी 99 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि सिलेजिनेला जो है होता है, तो सिलेनिजिलेला क्या है, सिलेजिनेला। ठीक है, तो सिलेजिनेला जो होता है वो टेरिडोफाइटा होता है। नेक्स्ट हमारा है कि किस वर्ग के पौधे में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप से पौधे पर लगे होते हैं। तो किस वर्ग के पौधे में जो है बीज बनते हैं परंतु बीज जो है नग्न रूप से पौधे पर लगते हैं, तो है जिम्नोस्पर्म में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 101 नंबर है, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। तो कथन क्या कर रहा है कि जिम्नोस्पर्म पौधे के बीजों के बाहर फल का कोई भी आवरण जो है नहीं होता है, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, पहला कथन हमारा बिल्कुल सही है। जिम्नोस्पर्म पौधे के बीजों के बाहरी फल का उस पर जो कोई आवरण नहीं होता, ये भी बिल्कुल सही हमारा है। जिम्नोस्पर्म पौधे में फूल का अभाव होता है, ये भी हमारा सही है। तो इसमें जो है दोनों उत्तर इसका हो जाएगा, दोनों कथन सही है। संसार के सबसे लंबे पौधे किससे संबंधित है। तो देखिए संसार का सबसे लंबा पौधा जो है वो जिम्नोस्पर्म से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा कि सबसे ऊंचा वृक्ष ज्वाइंट रेडवुड सिकोया किस वर्ग के पौधे हैं। तो देखिए सबसे ऊंचा वृक्ष ज्वाइंट रेडवुड जो है सिकोया वो किस वर्ग के पौधे हैं, तो जिम्नोस्पर्म वर्ग के पौधे हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या कर रहा है कि जिम्नोस्पर्म वर्ग के पौधे में परागकण समानता किसके द्वारा होता है। तो देखिए जिम्नोस्पर्म के पौधे में जो परागकण होता है वो वायु के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, तो वायु के द्वारा होता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या कर रहा है कि फाइलम जो है ट्राइकोफाइटा में कौन सा शामिल नहीं है। तो फाइलम ट्राइकोफाइटा में कौन से शामिल नहीं है, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म या थाइलोफाइटा। तो याद रखना है कि थाइलोफाइटा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पाइनस जो है, पाइनस के पौधे में कोरोलाइड जड़ पाया जाता है। पाइनस के पौधों में कोरोलाइड जड़ पाया जाता है। साइकस के पौधे में माइकोराइजल जड़ पाया जाता है। तो देखिए पाइनस के पौधे में क्लोराइड जड़ पाया जाता है, ये भी हमारा बिल्कुल जो है कथन जो है क्या स्टेटमेंट गलत है।
और साइकस के पौधे में माइकोराइजल जल पाई जाती है, ये भी हमारा क्या है, गलत है। यानी इसका जो उत्तर हो जाएगा ना तो एक होगा, नहीं दो होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या कह रहा है कि जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहा जाता है? तो जिम्नोस्पर्म का मेवा जो है हम चिलगोजा को जिम्नोस्पर्म का मेवा कहते हैं। नेक्स्ट है कि चिलगोजा जो है किससे प्राप्त होता है? तो याद रखना है कि चिलगोजा जो है पाइनस से प्राप्त होता है चिलगोजा। 109 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि साबूदाना किससे बनाया जाता है? तो जो साबूदाना जो है, आपने देखा होगा साबूदाना को बनाते हुए, तो साबूदाना जो जिसे सागो भी कहा जाता है, तो साइकस से बनाया जाता है साबूदाना, याद रखना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है जिम्नोस्पर्म पौधा, इनमें से कौन सा जो है जिम्नोस्पर्म है? तो चीड़ का जो पेड़ होता है वो जिम्नोस्पर्म पौधा होता है। नेक्स्ट हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवित जीवाश्म है? इनमें से बताना है आपको कि जीवित जीवाश्म इनमें से कौन सा है? तो साइकस जो होता है वो जीवित जीवाश्म होता है। सबसे बड़ा बीजांड कौन सा है? सबसे बड़ा बीजांड यानी ओवैल्यू जो होता है वो क्या कहलाता है? तो सबसे बड़ा बीजांड जो होता है वो साइकस ही होता है, और ये सबसे बड़ा जीवित जीवाश्म भी है। 103 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जिम्नोस्पर्म को समानतः जो है किसके बीजधारी, मतलब फिलिंग द ब्लैंक्स, बीजधारी कहा जाता है क्योंकि इनमें पुष्प का अभाव होता है तथा इसके बीज का विकास जो है किसी विशिष्ट जनन अंग यानी अंडाशय में जो है नहीं होता है, बल्कि वे पादप की जनन संरचनाओं की सतह पर ही विकसित होता है। तो देखिए जिम्नोस्पर्म को समानतः नग्न बीजधारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नग्न बीजधारी कहा जाता है, वास्तविक लक्षण वाला नहीं, नग्न बीजधारी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा है कि दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाले औषधि इफेड्रिन किस जिम्नोस्पर्म पौधा से प्राप्त होता है? तो देखिए दमा में, खांसी के रोगों में जो है काम आने वाला जो दवा है, औषधि है इफेड्रिन, ठीक है। इफेड्रिन जो होता है वो किस जिम्नोस्पर्म पौधा से प्राप्त होता है? इफेड्रिन, तो याद रखना है कि इफेड्रा से। नेक्स्ट है कि जिम्नोस्पर्म की नग्नबीजी, जिम्नोस्पर्म को नग्नबीजी भी कहा जाता है क्योंकि इनमें से अनुपस्थित क्या होता है? तो देखिए जिम्नोस्पर्म को नग्नबीजी भी कहा जाता है क्योंकि ये जो होता है इसमें जो है बीज चोल जो होता है अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या कर रहा है कि साइकस के कोरेलाइड जड़ में पाया जाता है। तो देखिए साइकस के जो कोरेलाइड जड़ है उसमें एनाबीना तथा नॉन स्टॉक जो है पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा है निम्न में से किस जिम्नोस्पर्म पौधे में हेटेरोस्पोरी तथा लिगुलेट पत्तियां पाई जाती है? तो देखिए निम्न में से किस जिम्नोस्पर्म पौधे में हेटेरोस्पोरी तथा लिगुलेट पत्तियां जो है पाई जाती हैं? तो है सिलेजिनेला, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या कर रहा है कि पादप जगत का सबसे बड़ा समूह कौन सा है? तो देखिए पादप जगत का सबसे बड़ा समूह जो है एंजियोस्पर्म है। नेक्स्ट हमारा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन क्या कर रहा है, जिम्नोस्पर्म पौधे के बीजों के बाहर फल का कोई भी आवरण नहीं होता है। जिम्नोस्पर्म पौधे के बीज के बाहर जो है फल का कोई भी आवरण जो है नहीं होता है। बिल्कुल सही है। फिर सेकंड क्या है कि एंजियोस्पर्म बीज हमेशा फल के भीतर ही पाए जाते हैं, ये भी हमारा सही थी। इसका उत्तर हो जाएगा एक और सी दोनों। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या कर रहा है कि मनुष्य की अधिकांश आवश्यकता जैसे अनाज, फल, सब्जी आदि की पूर्ति किस वर्ग के पौधे से होता है? तो ये जो होता है वो एंजियोस्पर्म के पौधे से प्राप्त होता है। किससे? एंजियोस्पर्म पौधे से प्राप्त होता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है कि एक बीज पत्री पौधे की पत्तियों में किस प्रकार का जो है सीरा विन्यास पाया जाता है? तो देखिए एक बीज पत्री पौधे की पत्तियों में किस प्रकार का जो है सीरा विन्यास जो है प्राप्त होता है? तो याद रखना है कि ये जो है समानांतर सिरा प्राप्त होता है। नेक्स्ट हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण द्विबीजपत्री पौधे का एक गुण नहीं है? ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा गुण जो है द्विबीजपत्री पौधे का जो है एक गुण नहीं है? तो रेशेदार जड़ का एक गुण नहीं है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि निम्न पौधों पर विचार करना, इनमें से जो है पौधे पर विचार करना है, केला, धनिया, नारियल, ठीक है। तो इनमें से जो है एक, एक या दो, दो या तीन और एक या दो, तीन, इनमें से कौन उत्तर होगा आप बताइए। तो देखिए केला जो हो गया, धनिया जो हो गया, नारियल जो हो गया, इनमें से कौन कौन सा जो है पौधा एक बीज पत्री पौधा है? तो देखिए इनमें से तीनों जो है एक बीज पत्री पौधा है, केला भी, धनिया भी और नारियल भी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? इनमें से जो है एक जो है चार में से एक जो है डिफरेंट होगा, ठीक है। इनमें से कौन सा है? तो बांस इनमें से क्या है? डिफरेंट है, ठीक है। बाकी लीची, आम, बरगद जो है एक समान आते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित
नहीं है। इनमें से जो है सही सुमेलित यानी रॉन्ग को चुनना है आपको कि इनमें से कौन सा जो है गलत है। तो उसके सामने जो है वैज्ञानिक नाम दिया हुआ है। तो देखिए आम का वैज्ञानिक नाम मेंजीफेरा इंडिका होता है, गेहूं का वैज्ञानिक नाम ट्रेटिकम स्टीवम होता है, चाय का वैज्ञानिक नाम जो है थिया साइनोसिस होता है, लेकिन मूंगफली का वैज्ञानिक नाम जो है यहाँ क्या है, रॉन्ग दिया हुआ है, तो याद रखना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या कह रहा है कि बरगद का वैज्ञानिक नाम या वनस्पति का नाम क्या है। तो देखिए बरगद का वैज्ञानिक नाम या वनस्पतिक नाम जो होता है वो फाइकस बेंगालेसिस होता है। नेक्स्ट हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। क्या करना है, इनमें से सही सुमेलित को, जो सही सुमेलित नहीं है उसको चुनना है। तो देखिए जियोमेज मक्का ये बिल्कुल सही है हमारा है। जियोमेज मक्का का वैज्ञानिक नाम जियामेज है, ठीक है। और ईजा स्टाविया धान का वैज्ञानिक नाम ये भी हमारा सही है। ज्वार का वैज्ञानिक नाम यही हमारा क्या है, गलत है। और बाकी जो है गेहूं का ट्रिटिकम एस्टिवम जो है बिल्कुल सही है। तो ये हमारा उत्तर इसका क्या हो जाएगा, सी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, आप लोग बताइएगा कि ज्वार का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, क्योंकि हमने थ्योरी सेक्शन में बता रखा है। नेक्स्ट हमारा है कि कपास के पौधे का वंशीय नाम यानी जेनरिक नाम क्या होता है। तो कपास के पौधे का वंशीय नाम जो होता है वो क्या होता है, तो गैसीपियम होता है। तो कपास के पौधे का वंशीय नाम क्या होता है, गैसीपियम होता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि सूर्यमुखी का वनस्पतिक नाम क्या होता है। तो देखिए सूर्यमुखी का वनस्पतिक नाम जो होता है वह हेल्थिंस एम्यूस होता है, हेलियंथस एम्यूस जो होता है सूर्यमुखी का वनस्पति नाम होता है। नेक्स्ट है कि बैगन का वनस्पतिक नाम क्या होता है। तो देखिए बैगन का वनस्पतिक नाम सोलेनम मेलांजेना जो होता है बैगन का वनस्पति नाम होता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि अनाज वाले पौधे जो है किस कुल से संबंधित होते हैं। जो अनाज वाले पौधे हैं वो किस कुल से संबंधित होते हैं। तो याद रखना है कि ग्रेमनी कुल से संबंधित होते हैं। दलहन वाले फसलें किस कुल से संबंधित होते हैं। तो जो दलहन वाले फसलें होती हैं वो जो है किस कुल से संबंधित होते हैं, तो लेग्यूमिनोसी कुल से जो है दलहन वाले फसलें जो है संबंधित होती हैं। नेक्स्ट है कि तेल बीज वाले फसलें किस कुल से संबंधित होते हैं। तो देखिए तेल बीज वाले जो फसलें होती हैं वो क्रूसीफेरी कुल से संबंधित होते हैं। सबसे बड़ा कुल कौन सा होता है। तो देखिए सबसे बड़ा कुल जो होता है वो कंपोजिट जो होता है, कंपोजिटी जो होता है वो सबसे बड़ा कुल होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पौधा सेलिनेसी कुल का नहीं है। तो देखिए सेलिनेसी कुल का इनमें से कौन सा नहीं है। तो देखिए बेलोडोना सेलिनेसी कुल का नहीं है, बाकी आलू कपास बैगन ये सभी जो है सेलिनेसी कुल का है। कपास जो होता है किस कुल से संबंधित है। तो देखिए कपास जो होता है वो किस कुल से संबंधित होता है, तो रेनिकुलेसी कुल का संबंधित है कपास। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या कर रहा है कि कपास के रेशे जो होते हैं तने के निकाले गए तंतु होते हैं, ये बीजों के अधिचर्मी रोम होते हैं। तो ये कपास के रेशे जो होते हैं वो बीज के अधिचर्मी रोम होते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि निम्न रेशों में कौन पौधे के तने के उत्पादक नहीं होते हैं, यानी रेशा दिया हुआ है जिनमें से पौधे के तने के उत्पादक इनमें से कौन नहीं होता है। तो देखिए कपास बीज के अधिचर्म रोम होता है, बाकी सन पटसम ये जूट ये सभी जो है तने से उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि एट्रोपा जो है बेलोडोना किस भाग से बेलोडोना औषधि प्राप्त की जाती है। तो जो एलोट्रोपा बेलोडोना है वो किस भाग से बेलोडोना औषधि जो है प्राप्त की जाती है, तो पत्ती से प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट हमारा है कि एफेड्रा पौधे का कौन सा भाग एफेड्रिन औषधि उत्पन्न करता है। तो देखिए एफेड्रा पौधा का कौन सा भाग जो है एफेड्रिन जो है औषधि उत्पन्न करता है, तो याद रखना है कि तना। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है कि सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है। तो देखिए समान प्रयोग में आने वाला मसाला जो लौंग होता है वो कहाँ से प्राप्त होता है, तो वो फूलों की कली से प्राप्त होता है। नेक्स्ट हमारा कि तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। तो देखिए तारपीन का तो जो तेल प्राप्त किया जाता है तो वो चीड़ से प्राप्त किया जाता है तारपीन का तेल। नेक्स्ट है कि उच्च रक्तदाब रोकने में उपयोगी औषधि रेस्प्रीन औषधि प्राप्त होता है। तो रेसिप्रीन जो औषधि होता है वो किससे प्राप्त होता है, तो राउफुल्फिया जाति से प्राप्त होता है, राउल्फिया जाति से। नेक्स्ट हमारा कि मलेरिया उपचार में काम आने वाला कुनैन सिलिकोना पादप की किस भाग से प्राप्त की होती है। तो देखिए मलेरिया उपचार में काम आने वाला कुनैन सिलिकोना जो है पादप वो किस भाग से प्राप्त की होती है, तो ये जो प्राप्त होती है छाल से प्राप्त होती है। नेक्स्ट हमारा है फूलगोभी के पौधे की कौन सा भाग खाया जाता है। तो देखिए फूलगोभी के पौधे की कौन सा भाग जो है खाया जाता है, तो पुष्पकर्म जो है भाग खाया जाता है। पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त की जाती है। तो देखिए पौधे के किस भाग से
कॉफी प्राप्त की जाती है, तो बीज से जो है कॉफी प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट हमारा है कि कॉफी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला जो है चिकोरी चूर्ण जो प्राप्त होता है वो किससे प्राप्त होता है? चिकोरी चूर्ण। तो याद रखना है कि जड़ों से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है कि भोजपत्र जो है उत्पन्न होता है, तो भोजपत्र जो उत्पन्न होता है वो सिलिकोना की छाल से, पाइपर की छाल से, डालबर्जिया की छाल से या बेटुला की छाल से। तो भोजपत्र जो होता है वो बेटुला की छाल से प्राप्त होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि केसर जो मसाला है वो प्राप्त किया जाता है, तो केसर मसाला जो है किससे प्राप्त किया जाता है? तो क्रोकोकस के वर्तिका एवं वर्तिकार्ग से जो है प्राप्त होता है। नेक्स्ट है कि जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है? तो देखिए जैव ईंधन जो है वो जेटोर्फा से प्राप्त होता है, जैव ईंधन। नेक्स्ट हमारा है कि हींग जो प्राप्त की जाती है, तो हींग जो है किससे प्राप्त की जाती है? हींग, तो याद रखना बहुत ही अच्छा प्रश्न है, तने के स्राव से हींग प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पौधे से प्राप्त किया जाता है? तो देखिए कौन सा एक पौधे से प्राप्त किया जाता है, यानी पौधे से प्राप्त किया जाता है, इनमें से कौन सा जो है पौधे से प्राप्त किया जाता है? तो याद रखना है कि पौधे से प्राप्त किया जाता है हींग। नेक्स्ट प्राप्त क्वेश्चन है कि गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण जो है लाल दिखाई पड़ता है? तो गाजर का जो रंग होता है वो कैरोटीन के कारण लाल दिखाई देता है। नेक्स्ट है कि पपीते के पीले रंग का क्या कारण है? तो देखिए पपीता का जो पीला रंग होता है वो कैरिकोजेंथिन के कारण होता है, कैरिकाजेंथिन के कारण पपीते का रंग पीला होता है। नेक्स्ट है कि मिर्च का जो तीक्ष्णता यानी तीखापन जो है किसके कारण होता है? मिर्च के जो है तीक्ष्णता, तो कैप्सिसाइनिन के कारण जो है उपस्थिति के कारण होता है तीखा। अफीम जो है प्राप्त किया जाता है, तो अफीम सूखी पत्ती से प्राप्त किया जाता है। तो देखिए अफीम जो है बिना पके फल के लैटेक्स से प्राप्त होता है। अफीम बिना पके फल के जो अ, फल पका नहीं होता है तो उसी के लैटेक्स से प्राप्त होता है अफीम। नेक्स्ट है असीस पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? असीस नहीं है, ठीक है, हसीस जो है पौधे की किस जो है भाग से प्राप्त होता है? हसीस। तो हसीस जो है तने तथा नर पुष्पक्रम के निश्वास से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है कि मैफ्रिन निकाला जाता है, तो देखिए मैफ्रिन जो निकाला जाता है वो पेपर सिम्निफेरम से निकाला जाता है, पेपेवर सिम्निफेरम से जो है मोर्फिन निकाला जाता है। तंबाकू की पत्तियों में तंबाकू की पत्तियों में जो है वो होता है, तो देखिए तंबाकू के पत्ते में हम सभी जानते हैं कि निकोटीन होता है। मटर पौधा जो होता है वो शाख होता है, झाड़ी होता है, वृक्ष होता है। तो देखिए मटर का पौधा जो होता है वो शाख होता है। मटर का पौधा क्या होता है? शाख होता है। सबसे लंबा जीवित वृक्ष क्या है? तो देखिए सबसे लंबा जीवित वृक्ष जो होता है सिकुआ होता है, सबसे लंबा जीवित वृक्ष। नेक्स्ट हमारा कि सबसे छोटा पुष्पी पादप कौन सा है? इनमें से बताना है कि सबसे छोटा जो है पुष्पी पादप इनमें से कौन सा है? तो वुल्फिया जो है सबसे छोटा पुष्पी पादप है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव निर्मित धान्य है? तो है ट्रिटिकेल। ट्रिटिकेल जो है मानव निर्मित धान्य है। नेक्स्ट हमारा है कि किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? तो देखिए किस पादप को शाकीय जो है भारतीय डॉक्टर कहते हैं? तो है तुलसी को कहा जाता है। बहुत ही जो है औषधि, बहुत ही अच्छा औषधि है। नेक्स्ट हमारा क्रिकेट में जैसे एक ऑलराउंडर होता है उसी प्रकार बीमारियों का ही ऑलराउंडर है तुलसी। नेक्स्ट है कि बांस में किस में वर्गीकृत किया जाता है? बांस में जो है बांस क्या है? वृक्ष है, झाड़ी है, तो हम सभी जानते हैं कि बांस जो होता है वो झाड़ी के अंतर्गत रखा गया है बांस को। बांस जो होता है बॉस नहीं बांस, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है धनिया में उपयोगी अंश होता है, तो धनिया में जो उपयोगी अंश होता है वो क्या होता है? तो हम सभी जानते हैं कि पत्ते और सूखे जो फल होते हैं उसका हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है कि पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है, तो किसकी जो है पेड़ की छाल जो है मसाले के रूप में हम प्रयोग करते हैं? तो दाल चीनी के, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है और लौंग क्या होता है? फूल होता है। नेक्स्ट हमारा है कि फूल के पत्ती के लाल, नारंगी और पीला रंग, ठीक है। दालचीनी जो होता है ना पेड़ की छाल से ही प्राप्त होता है, ठीक है। तो पत्ती के लाल, नारंगी और पीला रंग, पत्ती के लाल, नारंगी और पीला रंग की अगर हम बात करें तो किसके कारण होता है? तो कैरोटीनाइड के कारण होता है, कैरोटीनाइड के कारण होता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि गेहूं, जौ, नींबू, राई, नारंगी और बाजरा संबंधित है, किससे संबंधित है? गेहूं, जौ, नींबू, राई, नारंगी और बाजरा जो है वो किससे संबंधित है? तो तीन पादप परिवार से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा है कि क्रिकेट के बल्ले बनाने के लिए किस पौधे की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए क्रिकेट के बल्ले के जो है
बल्ले बनाने के लिए किस पौधे की लकड़ी का प्रयोग करते हैं? तो सैलिक्स परप्यूरिया के कारण जो है प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो हमारा जो है चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है, 170 प्रश्न थे, तो हमारा जो है फोर्थ चैप्टर कंप्लीट होता है। थ्योरी के साथ साथ हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर लिया। प्रीवियस ईयर नहीं, इंपॉर्टेंट जो है हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम लोगों ने कर रखा है। ठीक है, अब जो हम आगे करेंगे वो हम लोग करेंगे 5 नंबर चैप्टर, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। ठीक है, हमने एनिमल प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ लिया और हम लोग जो एनिमल किंगडम के बारे में पढ़ते